चलिए आपको बताते जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा एफआर में। उसके अंदर जो यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम इंडेस 1 है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम आपको दो काम करवाएंगे। पहला, आईसीएस स्टडी मटेरियल का जितना इलस्ट्रेशन है और जितने टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम्स है, हम सारे सम्स को आपको अच्छे से करवाएंगे, वो आईसीएस स्टडी मटेरियल से करवाएंगे। एंड उससे पहले जो करवाएंगे वो ये है कि हर एक सम्स को करने के लिए आपको कितना मतलब कितना बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत खुद से कर दो, आप खुद से सॉल्व कर लो। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन करेंगे इंडेक्स 1 के अंदर हर वो चीज जो आपको किसी सम्स को करने से पहले आपको पता रहना चाहिए। और वो सारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आईसीएस स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी गिवन है। तो उसके लिए सबसे पहले आप पेज नंबर 10 में आइए। आपके पास आईसीएस स्टडी मटेरियल नवंबर 23 या उसके पहले का है, या मई 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला अप्लीकेबल है, दोनों ही चल जाएगा क्योंकि दोनों ही सेम है। ऑलमोस्ट पेज नंबर एक दो पेज आगे पीछे होगा मगर सब कुछ उसके अंदर का कंटेंट सेम है, चल जाएगा। ओके। और आपको कोई भी सम्स नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके। ओके। तो चलिए सबसे पहले आप पेज नंबर 10 में आइए, जहां पर आपको दिख रहा होगा ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कंप्लाइंस विथ इंड एस। देखो, हम आपको क्या करेंगे कि हर चैप्टर में, रुको रुको एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ कि आपको हर चैप्टर में क्या करना है। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आईसीएस स्टडी मटेरियल के अंदर में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हम आपको इससे रिलेटेड जितना ही बात बताएंगे आप या तो उसको अच्छे से सुन लेना, और नहीं तो आप उसको कॉपी में लिख लेना। उससे ना ज्यादा आपको जानना है, ना उससे बहुत कम जानना है। तो ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है? देखो, जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पूरा ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट होना चाहिए, ये आपको पहले से ही पता है। ओके। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब होता है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है कि फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये सबसे पहला बात है। दूसरा दूसरा आपको ये जानना है कि जो फेथफुल प्रेजेंटेशन है उसका क्या मतलब होता है। वो आपको जो आपको हेडिंग दिख रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कंप्लाइंस विद इंडियाज। सबसे पहले आपको ये जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड आप बोलोगे कि फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपने सारे इंडियस और सारे डिस्क्लोजर को फॉलो करके आपने फेथफुल प्रेजेंटेशन किया है। यहाँ जो नीचे है ना, इसको एक बार हटा देते हैं। ऊपर में आप यही समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रहना चाहिए। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपने सारे इंड एएस और सारे डिस्क्लोजर को अच्छे से फॉलो किया है, और उसके बाद आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है। ओके। तो तो यही है। उसके बाद आप देखो नीचे में बोल रहा है कि एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब होता है वो हम आपको बताते हैं। देखो, हर एक कंपनी को जो है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ उनको कंप्लायंस स्टेटमेंट भी बना के देना पड़ता है। कंप्लायंस स्टेटमेंट भी बना के देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ सच कंप्लायंस। स्टेटमेंट ऑफ सच कंप्लायंस का मतलब होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि भाई हम लोग सारे इंडियस और सारे डिस्क्लोजर को अच्छे से फॉलो किए हैं, उसी को बोलते हैं कंप्लायंस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो कंप्लायंस स्टेटमेंट होगा ना, वो एक्सप्लिसिटली एंड मतलब अनरिजर्व्ड होना चाहिए। एक्सप्लिसिटली एंड अनरिजर्व्ड का मतलब होता है, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट या पूरा साफ साफ होना चाहिए, जो साफ साफ मेंशन रहना चाहिए कि हमने सारे इंडियस सारे डिस्क्लोजर को फॉलो किया है। और अनरिजर्व्ड का मतलब होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। कंडीशन का मतलब हुआ कि आप ये कह रहे हो कि मैंने सारे इंडियस को फॉलो किया एक्सेप्ट इंडियस 1। इस तरह का कंडीशन कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो कंप्लायंस स्टेटमेंट बनाओगे उसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि मैंने, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने सारा इंडियाज फॉलो किया है। और वो एक्सप्लिसिटली एंड अनरिजर्व्ड होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए। एंड अनरिजर्व्ड का मतलब है कि कोई उसमें कंडीशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद जो है ना, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम आपको एक बार अगला पेज में लेके जाना पसंद करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्सप्लिसिटली एंड अनरिजर्व्ड का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ओके। देखो, अब यहाँ पर जो ऊपर में एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से हम आपको ये बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर ये जो पैरा है ना, ये जो आपको स्क्रीन पे पैरा दिख रहा है जिसको मैंने अभी टिक किया, कभी कभी क्या होता है कि ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है वो कंपनी के कंप्लायंस स्टेटमेंट से मैच नहीं खाता है। कहने का मतलब है कि जो कंपनी ने कंप्लायंस स्टेटमेंट बना के दिया जिसमें कंपनी ये कह रहा है कि मैंने सारे इंडियस और सारे डिस्क्लोजर को फॉलो किया है अच्छे से, वो ऑडिटर रिपोर्ट से मैच नहीं खाता है, क्योंकि ऑडिटर
किसी ने किसी इंडेक्स को कंपनी ने नहीं फॉलो किया है, या ऑडिटर अपने रिपोर्ट में पूरा क्लियरली नहीं लिखा रहता है कि कंपनी ने सारा इंडेक्स फॉलो ही किया है, क्योंकि ऑडिटर को डाउट है, तो क्या उस केस में कंपनी कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं देगा, कंप्लायंस स्टेटमेंट नहीं देगा? तो उसी पर ये वाला पैरा बना हुआ है कि कंपनी फिर भी कंप्लायंस स्टेटमेंट देगा, भले ही ऑडिटर का जो रिपोर्ट है उसके साथ कंपनी का मैच नहीं खा रहा है। ऑडिटर कुछ और कह रहा है, लेकिन कंपनी ये कहना चाह रहा है कि हम तो सारा फॉलो किए हैं इंडेस, और हमने तो सारा ही जो ये है डिस्क्लोजर है उसको मैंने फॉलो किया है, ठीक है। तो अगर कंपनी अपने जगह पे सही है, तो कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस फिर भी देगा, भले ही उसका ऑडिटर के रिपोर्ट से मैच नहीं खा रहा है। यानी ऑडिटर ने उसको क्वालिफिकेशन रिपोर्ट दे दिया है। देखो, दो तरह का मतलब रिपोर्ट होता है। एक होता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है जो पूरा साफ सुथरा रिपोर्ट है, जिसमें कोई गलती नहीं है, कंपनी बहुत क्लीन है। और क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है जिसमें तीन ओपिनियन आ जाता है कि आप या तो आप दीजिए एडवर्स ओपिनियन, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, या क्वालिफाइड ओपिनियन दीजिए। मतलब आपने पढ़ा होगा। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट नाम पे मत जाना। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब है ऑडिटर कंपनी के एक्टिविटी से खुश नहीं है, जिस वजह से वो मतलब क्वालिफाइड रिपोर्ट बना रहा है। और अगर ऑडिटर कंपनी की रिपोर्ट से खुश है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से खुश है, तब वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। समझ गए? कहने का मतलब है कि अगर ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, यानी ऑडिटर को कंपनी से कोई डाउट है, ठीक है, तो तब तो मतलब ऑडिटर और कंपनी का मैच नहीं खा रहा है। उस सिचुएशन में भी उस सिचुएशन में भी कंपनी को कंप्लायंस स्टेटमेंट देना है। ये पैरा यही कह रहा है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, ये वाला पेज बता। चलो उसके बाद बताते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि डिपार्चर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एएस, ठीक है, वेदर परमिसेबल। क्या होता है कि कभी कभी कंपनी तो सारा इंड एएस फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा इंडेक्स है जो कंपनी अगर फॉलो कर लेगा, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन जो है वो मतलब गड़बड़ हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कंपनी को कभी कभी ऐसा लग रहा है, किसी रेयर केस में कंपनी ऐसा फील कर रहा है कि अगर वो इंडेक्स नहीं फॉलो करेगा, तो ज्यादा ट्रू एंड फेयर वो दिखा पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो ऐसा कर सकता है कि वो इंडेक्स से डिपार्चर कर ले, और वो इंडेक्स को फॉलो ना करके जो है वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। एंड उसको तब ये बताना पड़ेगा, तब उस केस में उसको ये बताना पड़ेगा कि उसको उसको ऐसा क्यों लग रहा था। देखो, सबसे पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने इंडियाज फॉलो नहीं किया है। उसके बाद क्योंकि वो इंडेक्स फॉलो नहीं किया है, तब वो कंप्लायंस स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता है। कंप्लायंस स्टेटमेंट का मतलब होता है मेरे हर एक बात को सुनना। आईसीएस स्टडी मटेरियल में जो भी लिखा है वो आगे पीछे करके लिखा है, मगर मैं जो बता रहा हूँ इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। आप किसी कॉपी में लिख सकते हो। ये कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करने के लिए किसी इंडेक्स का नहीं मानना ही सही है, तो वो नहीं मान के अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया। तो अगर वो कोई इंडेक्स नहीं माना है, तो कंप्लायंस स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। कंप्लायंस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपने सारे इंडेक्स को बहुत अच्छे से माना है। तो आप किसी इंडेक्स को नहीं मान रहे हो, तब आप कंप्लायंस स्टेटमेंट नहीं दे सकते, पहला बात। दूसरा बात, कि उसको ये बताना पड़ेगा कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि इंडेक्स, वो वाले इंडेक्स को नहीं मानने से उसका ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। यानी उसको ये बताना पड़ेगा कि मतलब उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने डिपार्चर क्यों किया, डिपार्चर का रीजन बताना पड़ेगा। सबसे पहला बात, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये लोग बहुत लंबा करके बोला, और मैंने समराइज करके छोटे से मैं अपने कॉपी में लिख रखा है, वहां से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले उनको रीजन बताना पड़ेगा डिपार्चर का। डिपार्चर का रीजन बताने के बाद उनको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मतलब उनको ये बताना पड़ेगा कि उसका ट्रीटमेंट उन्होंने क्या किया। अगर वो इंडियास नहीं माने तो उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उनको ये बताना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट ऑफ सच डिपार्चर क्या हुआ, मतलब वो जो इंडियास नहीं माने ना, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। ओके, उसका इफेक्ट क्या पड़ा ये उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद उनको ये बताना पड़ेगा कि कैसे उस इंडियास को मान लेने से मिसलीडिंग हो सकता था, कैसे उस इंडियास को मान लेने से, मतलब जिस इंडियास को कंपनी ने नहीं माना है, कैसे उस इंडियास को मानने से ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था, ये कंपनी को बताना पड़ेगा। बस इतना ही करना है, उसके बाद और कुछ है नहीं। अब आप आ जाइए 14 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो मिनिमम 1 साल पर उसको मतलब एसेस करते रहना पड़ेगा। मिनिमम 1 साल पर, मतलब एटलीस्ट 12 मंथ पर, मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न का अजम्पशन को एसेस करते रहना पड़ेगा कि कंपनी चलेगा भी कि नहीं, कि आने वाले फ्यूचर में बंद हो जाएगा। इंटिटी को उसके लिए क्या कंसीडर करना पड़ता है वो हम आपको बताते हैं।
एंटिटी को ये कंसीडर करना पड़ता है कि क्या मैनेजमेंट का कोई इंटेंशन तो नहीं है कि वो लिक्विडेट कर देगा, मैनेजमेंट का कोई इंटेंशन तो नहीं है कि वो लिक्विडेट कर देगा, या मैनेजमेंट सीजेज ऑपरेशन, मतलब उसके ऑपरेशन यानी उसका धंधा बंद होने वाला तो नहीं है, या क्या कोई मैनेजमेंट के पास रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ही नहीं है बट टू सीज द ऑपरेशन इन नियर फ्यूचर। कहने का मतलब है कि क्या मैनेजमेंट के पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। आप जब इसको पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ पर सारा मेरे हम जो बोल रहे हैं ना वो सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्या मैनेजमेंट के पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपने धंधा को आने वाले समय में उसको बंद ही करना पड़ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि अगर ये सारा प्रॉब्लम नहीं है तब गोइंग कंसर्न है, ये कहना है उनको। और अगर ये सारा प्रॉब्लम है, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो गोइंग कंसर्न नहीं है, ये उनको कहना पड़ेगा। ठीक है। अब असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न कैसे होगा? सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि क्या कोई अनसर्टिनिटीज, कोई मटेरियल अनसर्टिनिटीज तो नहीं है रिलेटिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी कंपनी का कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी तो नहीं है रिलेटिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी। या दूसरा लिक्विडिटी या सोर्स ऑफ फाइनेंस। कहने का मतलब है कि क्या आने वाले समय में कंपनी का आने वाले समय में जो है वो आने वाले समय में कंपनी का प्रॉफिट होने वाला भी है कि नहीं, सबसे पहले ये देखना है। और अगर कंपनी का आने वाले समय में प्रॉफिट नहीं होगा तो कहाँ से पैसा आएगा, लिक्विडिटी क्या है। और लिक्विड मतलब पैसा है कि नहीं कंपनी के पास, वो देखना है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। और अगर पैसा नहीं है तो सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कहाँ से पैसा आ जाएगा जो कंपनी फिर टिका रह जाएगा, कंपनी बंद नहीं होगा। ये सब चीज चेक किया जाता है गोइंग कंसर्न के अजम्पशन में। ओके। एंड ये सब जो है ना वो आपको मान के चलना पड़ेगा कि 12 महीने पे हर बार करना पड़ता है, 12 मंथ में करना पड़ता है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ओके। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अगर देखो एंटिटी को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने गोइंग कंसर्न को जो है वो किस बेसिस पर एसेस किया है। ठीक है। तो सबसे पहले इंटिटी को ये बताना पड़ेगा कि उसका उसका अजम्पशन क्या था गोइंग कंसर्न को, मतलब इंटिटी को गोइंग कंसर्न कहने का उसका अजम्पशन क्या था। सबसे पहले इंटिटी को ये बताना पड़ेगा इंटिटी को। उसके बाद इंटिटी को बताना पड़ेगा कि क्या मटेरियल अनसर्टिनिटीज उसको मिला गोइंग कंसर्न के इवैल्यूएशन में। ये सारा पॉइंट आपको इसी टॉपिक के अंदर दिखेगा। उसके बाद इंटिटी को ये बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा अजम्पशन इंटिटी को लगा जिसके वजह से इंटिटी ये कह रहा है कि गोइंग कंसर्न रहेगा, यानी कंपनी चलेगा, बंद होने वाला नहीं है। और अगर वो अजम्पशन फेल कर गया तो क्या होगा, ये उनको बताना पड़ेगा। इतना सारा उनको बात बताना पड़ेगा। अब उसके बाद आप आ जाइए 19 नंबर पेज में। 19 नंबर पेज में नहीं, आप 14 नंबर पेज तो आपका हो गया। उसके बाद जो आएगा पेज हम उसमें आपको बताते हैं। आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस का क्या मतलब होता है आपको पता ही है, ये आप पहले भी पढ़े होंगे अपने लाइफ में कि अक्रूअल बेसिस एंड ये। देखो अक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस दैट इज मैचिंग द इनकम बेनिफिट विद एक्सपेंस एंड कॉस्ट। उसी को बोलते हैं अक्रूअल बेसिस, यानी इनकम और बेनिफिट को एक्सपेंस और कॉस्ट से जो है ना मैच कराना, दैट इज कॉल्ड अक्रूअल बेसिस। ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का क्या मतलब होता है वो चलिए हम आपको बताते हैं। मटीरियलिटी का मतलब होता है, देखो मटेरियलिटी का मतलब होता है कि हर वो चीज जो जो एक मटेरियल टाइप का आइटम है जो बहुत इम्पैक्टफुल है और इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को लेने को, वो जो है ना वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है। यानी कोई भी यूजर जो अपना डिसीजन लेता है वो किसी एक पर्टिकुलर आइटम की वजह से उसका डिसीजन चेंज हो सकता है, तो वो पर्टिकुलर आइटम जो है ना वो मटेरियल माना जाएगा। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि मटेरियल आइटम को आप कैसे पहचानोगे, वो यहाँ तो नहीं लिखा है मगर आप ऐसे समझो कि मटेरियल आइटम का मतलब होता है कि हर वो आइटम जो 1% ऑफ द रेवेन्यू या तो 10 लाख, विच एवर इज हाइयर, जो रहेगा उतना या उससे ज्यादा है वो आइटम का वैल्यू, तब उसको आप बोल सकते हो कि ये मटेरियल है। ओके। अब उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में आ जाओ। आपको ऑफ सेटिंग दिख रहा होगा। ऑफ सेटिंग का क्या मतलब होता है ये हम आपको बताते हैं। देखो ऑफ सेटिंग का मतलब होता है कि आप किसको किसको आपस में सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे आपने अपने बचपन में सुना होगा 11 12 में कि आप डेटर्स को उसके पीबीडीडी के साथ एडजस्ट कर देते हो, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के साथ एडजस्ट कर देते हो। तो ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि उसको बोलते हैं वैल्यूएशन अलाउंसेस, यानी डेटर्स का वैल्यू बढ़ता है और अचानक से उसी का पीबीडीडी हो जाने पर उसका वैल्यू गिर जाता है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई वही डेटर है और वही पैसा अब नहीं देगा। यानी डेटर तो एक ही आदमी है ना जो पैसा नहीं देगा, यानी डेटर का पीवीडीडी होने पर
उसके पीवीडीडी को डेटर के अमाउंट में से माइनस कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका सब्सटेंस अलग होता है। सब्सटेंस का मतलब हुआ, मान लो कि आप रेंट पेड कर रहे हो और फिर रेंट रिसीव कर रहे हो, तो आप रेंट जो पे कर रहे होगे वो किसी के घर में आप भाड़ा पे रह रहे हो, तब आप जो है ना रेंट पे कर रहे हो। तो उस केस में क्या है कि वो घर उसका है, ठीक है। लेकिन जब आपको खुद ही रेंट मिल रहा होता है तो वो घर आपका होता है और आप उससे रेंट कमा रहे होते हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सब्सटेंस अलग हो जा रहा है। सब्सटेंस का मतलब आप समझ लो ना कि सामान दोनों अलग हो जा रहा है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर सब्सटेंस अलग हो गया तो वो आपस में सेटअप नहीं होगा। रेंट पेड और रेंट रिसीव्ड आपस में सेटअप नहीं होगा। रेंट पेड आपका एक खर्चा है जो आप खुद के रहने के लिए या अपने बिजनेस के लिए लिए हो, और रेंट रिसिप्ट का मतलब हुआ आप खुद का कैपिटल को भाड़ा पे लगा करके ब्याज कमा रहे हो, ठीक है, मतलब ये आप भाड़ा कमा रहे हो। तो इसका सब्सटेंस अलग है, ये आपस में एडजस्ट नहीं हो सकता है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब इसका सम्स आएगा ना तब उसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, इसके ऊपर बहुत सारा सम्स आएगा आगे जा करके। यहाँ पर क्या देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग जो है जनरली एक साल में एक बार जो है ना वो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब एटलीस्ट 12 मंथ में, कम से कम 12 महीने में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। कॉम्पैरेटिव इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? कॉम्पैरेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि देखो, देखो, आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना तो कम से कम एक साल का बैलेंस शीट आप पिछले एक साल का बैलेंस शीट कम से कम आप दोगे, ताकि वो कंपेयर कर पाए करंट ईयर के बैलेंस शीट के साथ। और एडिशनल बैलेंस शीट आप तब दोगे जब उस साल भी इंड एस का कंप्लाइंट था। कहने का मतलब है उस साल भी आपने इंड एस फॉलो किया था, तो आप एडिशनल बैलेंस शीट का मतलब हुआ कि पिछले साल के जस्ट पिछले साल का भी आप बैलेंस शीट दे सकते हो। ओके, मगर जस्ट पिछले साल का बैलेंस शीट तभी दे पाओगे जब आपने उस साल भी इंड एस फॉलो किया था। ओके, अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, आपको दिखेगा एडिशनल कॉम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन। एडिशनल कॉम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन में हम आपको यही कहेंगे कि देखो, एडिशनल कॉम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन में आप ये बोल सकते हो, यहाँ पर आपको दिखेगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड ये वो। देखो, मान लो कि कुछ रेट्रोस्पेक्टिव मतलब इफेक्ट से चेंज हुआ। आपने आज से 3 साल पहले एक कार खरीदा था जिस पर डिप्रिसिएशन आप 10% लगा रहे थे, मगर अभी आपको ये लग रहा है कि वो 15% होना चाहिए और आप रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब से ठीक करना चाह रहे हो, या किसी रेक्टिफिकेशन, किसी एरर को रेक्टिफाई करना चाह रहे हो, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गया, तो वो तो पिछले 2-3 साल से करना पड़ेगा। तो आपको उस केस में क्या करना है कि आपको एडिशनल बैलेंस शीट बना करके देना है। आप उस केस में एडिशनल बैलेंस शीट बना के दोगे जिसमें पिछले साल के जस्ट पिछले साल वाला जो बैलेंस शीट रहेगा उसको एडिशनल बैलेंस शीट बोलेंगे। ओके, तो क्योंकि वहां पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कुछ ठीक हुआ रहता है, तो उस केस में आप जो है ना एडिशनल बैलेंस शीट दे सकते हो। ओके, और वो एडिशनल बैलेंस शीट क्यों चाहिए? क्योंकि जस्ट प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट है ना, उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो उसके भी पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो यानी जस्ट प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस को सही सही कैलकुलेट करने के लिए आपको उसके जस्ट पिछले साल का भी बैलेंस शीट देना पड़ता है, ताकि उसका क्लोजिंग अमाउंट सही आ पाए और आपके जस्ट प्रीवियस ईयर का ओपनिंग अमाउंट उससे सही हो पाए। तो ओपनिंग बैलेंस को ठीक करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। अब जब हम आपको सम्स करवाएंगे ना थोड़ी देर के बाद, तो आपको सारा ही सम समझ में आएगा, अगर आप मेरे बात को एक बार अच्छे से सुन लिए होंगे तो। उसके बाद आपको पता ही है कंसिस्टेंसी एंड ये आपका क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, ये नॉर्मल टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटेरियलिटी। अब एक बार हम मैच कर लेते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट छूटा तो नहीं। तो आपको मैंने गोइंग कंसर्न बताया, मैंने आपको सेट ऑफ बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रू एंड फेयर बता दिया, कॉम्पैरेटिव बता दिया। कॉम्पैरेटिव बताने के बाद मैंने आपको मटेरियलिटी भी बता दिया। मटेरियलिटी के बाद मैंने आपको मटेरियलिटी बताने के बाद हम आपको करंट नॉन करंट नहीं बताए हैं, तो करंट नॉन करंट आपको बताते हैं। चलो, आपको करंट और नॉन करंट बताते हैं एक बार अच्छे से क्लियर करके। देखो, आपको पेज नंबर 26 में आना है। पेज नंबर 26 में आना है, आपको यहाँ पर दिखेगा करंट एसेट्स। तो देखो, ये आप 11-12 में और ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो कि करंट किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा। करंट एसेट्स का मतलब होता है कि हर वो एसेट, देखो करंट एसेट्स में आपको 4 कंडीशन देखना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन कि क्या ये एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, अच्छे से देखना है, क्या वो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, या इंटेंड टू प्रोड्यूस है, या इंटेंड टू सेल या कंज्यूम है। ओके, इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, क्या वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है या इंटेंड टू सेल है, तो आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये करंट है।
क्या वो होल्ड एज अ एसेट्स ऑफ प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, क्या वो ट्रेड करने के लिए आपने उस एसेट्स को रखा हुआ, तो भी वो आपके करंट एसेट्स में आएगा। क्या आप उसको बेच दोगे उस एसेट्स को 12 महीने के अंदर, तो भी वो करंट माना जाएगा। और क्या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो भी वो करंट माना जाएगा। इतना चीज अगर रहेगा तो करंट है, इसके अलावा कोई और चीज रहेगा तो उसको नॉन करंट कहेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ जाइए, आप आ जाइए 30 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको आपको करंट लायबिलिटी का मतलब बताते हैं। करंट लायबिलिटी उसको बोलेंगे जो एक्सपेक्टेड टू सेटल लायबिलिटी इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही वो सेटल हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप ये बोल सकते हो, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपने उस लायबिलिटी को होल्ड करके रखा हुआ है, या वो सेटल हो जाएगा 12 महीने के अंदर, यानी आप उसको चुका दोगे 12 महीने के अंदर। ओके, एंड उसके बाद आपके पास कोई राइट ही नहीं है, आपके पास ये मतलब बोला डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ और आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी आपके पास कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है कि आप इसको 12 महीने के बाद पैसा दो, यानी आपको मजबूरी में 12 महीने के अंदर ही पैसा देना पड़ जाएगा, तो उसको भी हम लोग करंट ही बोलेंगे। ओके, कोई ऐसा लायबिलिटी जिसमें आपके पास कोई, मान लो आपको गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, लेकिन गवर्नमेंट ये बोल के गया हुआ है कि भाई तुमको जो है वो 12 महीने के अंदर ही भरना पड़ेगा, 1 साल होते ही हम इलेक्ट्रिसिटी कट कर देंगे। तो ऑब्वियस सा बात है कि आप 1 साल के अंदर ही जो है वो उसको पे करोगे, तो इसको करंट माना जाएगा, क्योंकि 1 साल के अंदर ही पे करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर एक बाइंडिंग टाइप का है कि करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद जो मुझे आपको बताना है, चलो हम आपको एक चीज बता देते हैं कि आप ध्यान में रखना, अपने माइंड में रखना, कि चाहे इन्वेंट्री हो, या वो ट्रेड रिसीवेबल हो, या वो ट्रेड पेबल हो, या एडवांस टू सप्लायर हो, या एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो, ये सभी को करंट ही मानते हैं, ये सब हमेशा करंट होता है। भले ही, देखो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट बात को सुनना प्लीज, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट बात को सुनना, चाहे इन्वेंट्री हो, या ट्रेड रिसीवेबल हो, या ट्रेड पेबल हो, या एडवांस टू सप्लायर हो, ठीक है, या एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो, ये सभी के केस में, चाहे इन्वेंट्री हो, या वो ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर हो, ठीक है, या वो क्रेडिटर हो। ओके, अब मतलब आप ऐसे समझ लो ना कि इन्वेंट्री हो, ट्रेड रिसीवेबल हो, डेटर हो, या डेटर से आपको एडवांस में पैसा मिला, या क्रेडिटर को आपने एडवांस में पैसा दे दिया, अगर ये सब 12 महीने से ज्यादा का भी है, तो भी उसको करंट ही बोलते हैं। इन्वेंट्री अगर 12 महीने से ज्यादा से आपके पास पड़ा हुआ, तो भी आप उसको करंट ही बोलोगे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल जो है आपके पास, अगर 12 महीने से ज्यादा का है, तो भी आप उसको करंट ही बोलोगे। आप थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, सिर्फ यही वो आइटम है जो मैंने अभी आपके साथ बताया, वो 12 महीने से ज्यादा होने पर भी आपको करंट ही बोलना है। ओके, तो चलो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद मुझे बस आपको 31 नंबर पेज में लेके जाना है, जहां पे मेरे को आपको ये बताना है कि देखो ये रोल ओवर का क्या मतलब होता है। यहाँ पर ये कहना है इनका, देखो आप मान लो कि आपने किसी, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसको एक बार मिटाते हैं। मान लो कि आपने किसी लाइबिलिटी, मान लो आप किसी से लोन लिए, ठीक है, और उसको बोले भाई 9 मंथ के अंदर तुमको चुका देंगे, तो वो बोला ठीक है 9 मंथ में चुका देना। अब जैसे ही 9 मंथ होने वाला था, यानी उसके 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी 9 मंथ कंप्लीट होने के पहले आप गए उसके पास, और आप उसको बोले भाई हम तो तुम्हारा चुका नहीं पाएंगे, मेरे को थोड़ा सा ना पीरियड को एक्सटेंड कर दो तुम, ठीक है। तो वो जो एक्सटेंड करेगा, वो जो अगर एक्सटेंड करेगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, रीफाइनेंस और रोल ओवर एन ऑब्लिगेशन फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। अगर वो आपके पीरियड को एक्सटेंड कर दिया कि हाँ चलो तुम इतने दिन के बाद दे देना, और वो नंबर ऑफ डेज जो एक्सटेंड किया है, वो अगर वो 12 महीना या 12 महीना से ज्यादा है, तब आपको जो जिसको आप करंट समझ रहे थे उस लोन को, अब वो नॉन करंट हो जाएगा। और अगर वो 12 महीना से कम के लिए एक्सटेंड किया है, तो वो फिर करंट ही रहेगा। समझ गए? यानी आपने किसी से लोन लिया, 9 मंथ में चुकाना है, तो उसको आप करंट लायबिलिटी बोल रहे थे, लेकिन आप उसको जब एक्सटेंड कराने गए, तब 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए एक्सटेंड करा लिए, तब जो है वो नॉन करंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रोल ओवर करवा लेना। ठीक है, चलो आगे बोलते हैं। आगे या एंटिटी को जब ऐसा लगता है कि एंटिटी उस पैसा को दे पाएगा 12 महीने के या उसके बाद ही दे पाएगा, तब भी आप उसको नॉन करंट मान सकते हो। एंड उसके बाद हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको जो है ना, हम आपको यहाँ पर एक चीज बता देना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल ब्रीच हो जाता है। मटेरियल ब्रीच का मतलब होता है कि मान लो कि आपने किसी कंडीशन को ठीक से फॉलो नहीं किया। मटेरियल ब्रीच ऑफ कोविनेंट, कोविनेंट का मतलब होता है, कोविनेंट का मतलब होता है कोई कंडीशन, कोई किसी कंडीशन को आपने अच्छे से नहीं माना, ठीक है, जिसके वजह से मटेरियल ब्रीच हो गया। आपको हम एक एग्जांपल देके बताते हैं। मान लो कि आपने आपने एक लोन लिया, ठीक है, आपने एक लोन लिया और उसको 9 9 मंथ के अंदर चुकाना था।
और आप 9 मंथ के अंदर नहीं चुकाए और किसी कंडीशन का आपने बहुत ही मतलब उल्लंघन किया, मतलब किसी कंडीशन को आपने नहीं माना, जिस वजह से क्या हुआ कि जो आपको लोन दिया था ना, वो उसका लोन रीपेबल ऑन डिमांड यानी लोन पेड ऑन डिमांड हो गया, यानी वो कभी भी मांग सकता है। ठीक है, ऐसा हो गया पहला बात। और दूसरा बात कि वो अभी आपसे पैसा नहीं मांगा है मगर कभी भी मांग सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो डिमांड नहीं करेगा अभी आपसे पैसा, उसको पता है कि आपने किसी कंडीशन को मान लिया है, मगर वो नॉट टू डिमांड द पेमेंट, अभी वो आपसे पैसा मांगा नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में भी आपको नॉन करेंट उसको कह देना है। ओके, ये है पहला बात। दूसरा बात कि नॉन करंट वो तब भी होगा, ठीक है, जब मान लो कि वो आपके पीरियड को एक्सटेंड कर दिया, मतलब उसको पता चला कि हाँ भाई आपने किसी कंडीशन को ठीक से नहीं माना। ठीक है, आपने किसी कंडीशन को ठीक से नहीं माना, उसको पता चला, तो लोन पेबल ऑन डिमांड हो गया, लेकिन वो उसको रेक्टिफाई कर दिया, ठीक करवा करके, अगर वो 12 महीना या उससे ज्यादा दिन के लिए आपको एक्सटेंशन दे दिया कि उसके बाद तुम दे देना, तब क्या होगा ना, तब भी ये नॉन करंट ही हो जाएगा। ठीक है, चलो नॉन करंट लायबिलिटी। अब हम आपको हर एक सम्स करवाएंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे आईसीएस स्टडी मटेरियल को के आंसर को बहुत ही आसानी से करना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको आना पड़ेगा इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ओके। चलिए आपको बताते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक एंटिटी है जिसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है और वो एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी उसके साथ ऐड किया है। कहने का मतलब है कि एंटिटी ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ कम मतलब एंटिटी ने आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो भी ऐड किया, और वो एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड है, यानी वो पूरा स्पष्ट है और बिना किसी कंडीशन के है कि कंपनी ने सारा इंडियाज को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। ये है पहला बात। दूसरा बात कि जबकि ऑडिटर जो है उस कंपनी का, वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्वालिफिकेशन रिपोर्ट दे दिया। कहने का मतलब है ऑडिटर जो है वो डिसएग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एंटिटी का, ऐसा वो कह रहा है। ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दिया, यानी ऑडिटर का कहना है कि कंपनी ने डिसएग्रीमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया, यानी कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक से फॉलो नहीं किया। मगर कंपनी का ये कहना है कि उसने सारा फॉलो किया और उसने एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस दिया है विद द इंडियस। क्या इस सिचुएशन में एंटिटी को एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था ना कि भले ही एंटिटी का ऑडिटर के मतलब ओपिनियन के साथ मैच नहीं खाए, फिर भी एंटिटी को स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है वो देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ भाई हम सारा इंडियस फॉलो किए हैं। ठीक है, भले ही ऑडिटर के साथ उसका मैच नहीं हो रहा, ऑडिटर के साथ उसका जो है वो ओपिनियन में डिफरेंस है, फिर भी एंटिटी को देना चाहिए। यही इसका आंसर है। आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आप आ जाइए जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, आपको पेज नंबर 3.16 में दिख रहा होगा। इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसके आंसर को पढ़ेंगे। यहाँ बोल रहा है कि इंटिटी एक्स वाई जेड जो है वो एक लार्ज मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट फॉर द लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट के लिए ये लार्ज मतलब मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक प्रोडक्ट का। ऑन 1 अप्रैल 2016 को मान लो विद अ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट अनएक्सपेक्टेडली अबॉलिश्ड ऑल इम्पोर्ट टैरिफ एंड इंक्लूडिंग द 40% टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्टेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। बोल रहा है कि अचानक क्या हुआ कि गवर्नमेंट जब 1 अप्रैल 2016 को न्यू जब गवर्नमेंट आया, तो उसने क्या किया कि इंपोर्ट टैरिफ पूरा हटा दिया और 40% यानी इंक्लूडिंग द 40% टैरिफ ऑन ऑल इंपोर्टेड प्लास्टिक प्रोडक्ट, जितने सामान इंपोर्ट होता था फॉरेन से उस सब पे 40% टैरिफ लगता था। तो इस वजह से क्या किया कि ये जो गवर्नमेंट है उसको हटा दिया इस प्रोडक्ट को। ओके, आगे मेनी अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड बाय द न्यू गवर्नमेंट contributed to the value of country's currency rupees appreciating significantly against most other countries। इस और उस गवर्नमेंट ने बहुत सारा ऐसा भी एक्शन लिया जिस वजह से उसके उसके खुद के कंट्री का यानी रुपीज का वैल्यू बढ़ गया फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में। अब आप मेरा बात अच्छे से सुनो। मान लो कि आप ऐसे समझो कि मान लो कि आप जो है वो इंडिया में रहते हो और आपका इंडिया में एक कंपनी है जिस कंपनी में आप प्लास्टिक का सामान बना के बेचते हो और आपके सामान का दाम है 12 रुपया, हर एक सामान का दाम है 12 रुपीज। ओके, अब
अब अगर कोई वही सामान फॉरेन से मंगवा के बेचना चाहे और इंडिया में उसको नहीं प्रोड्यूस करे, तो फॉरेन से मंगवाने में फॉर एग्जाम्पल उसका खर्चा लगेगा 9 रुपीज, और गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ जाएगा फॉर एग्जाम्पल उसका 40%, यानी 3.6, तो उसका 12 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। तो आप इंडिया में 12 रुपया में बेच रहे हो, लेकिन वो 12 रुपया 60 पैसे में बेचेगा या अपना प्रॉफिट जोड़ के 13-14 रुपये में बेचेगा। तो ज्यादा सेल तो आप ही का होगा क्योंकि आपका प्राइस कम है। अब अचानक से गवर्नमेंट अगर इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दे, यानी गवर्नमेंट इम्पोर्ट पे टैक्स जो लगा रहा था वो हटा दे, ठीक है, उससे क्या होगा कि अब इंडिया में वो 9 रुपीज में ही बिकने लगेगा क्योंकि टैक्स वैक्स कुछ देना नहीं पड़ रहा है। तो आपका तो 12 रुपए में आप बेच रहे थे, आपका अचानक से लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब रुपीज का वैल्यू बढ़ गया है और अब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर लेंगे और इंडिया में बेचने लगेंगे सस्ता दाम पे। तब जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उनको नुकसान हो जाएगा, और यही हुआ है यहाँ पर XYZ लिमिटेड के साथ। तो XYZ लिमिटेड के साथ क्या हुआ, बोल रहा है बिफोर 2016 एंटिटी XYZ वाज प्रॉफिटेबल। उसके पहले एंटिटी XYZ जो था वो प्रॉफिट वाले सिचुएशन में था, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है इनका। However, because it was unable to compete with the low price import, क्योंकि ये लो प्राइस इंपोर्ट के साथ ये कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ कि एंटिटी XYZ वेंट इनटू लॉसेस, इसका लॉस होना शुरू हो गया। एज एट 31 मार्च 2017 एंटिटी XYZ इक्विटी वाज रुपीज 1000। इसका 1 मार्च 2017 को इक्विटी का वैल्यू मतलब 1000 रुपये था। ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 द मैनेजमेंट, यानी उसी साल मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चरिंग द इंटिटीज ऑपरेशंस, मतलब मैनेजमेंट ने री स्ट्रक्ट किया इंटिटी के ऑपरेशन को, और मैनेजमेंट ने ये मतलब न्यू स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया, मतलब जब री स्ट्रक्ट किया तो हेल्प द रिड्यूस द लॉसेस फॉर द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, क्योंकि इसको स्टार्टिंग का 2 क्वार्टर में नुकसान हो चुका है, जिस वजह से इंटिटी ने ये सोचा कि चलो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, यानी एक साल में जो 4 क्वार्टर होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में उसका लॉस हो चुका है, तो एंटिटी ने उस लॉस को रिड्यूस करने का सोचा। एंड बोल रहा है हेल्प टू रिड्यूस द लॉसेस फॉर द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। चलो एक बार इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ओके, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए बोल रहा है कि 400 एंड 300। ओके, आगे, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 एंटिटी XYZ लिमिटेड रिपोर्टेड द लॉस ऑफ 4000, यानी जब वो ईयर कंप्लीट हुआ तो एंटिटी XYZ ने बोला कि मेरा टोटल जो लॉस है वो 4000 का है। In January 2017, the local plastic industry and the labor union hobbies government to reinstate the tariff on plastic। क्या हुआ कि जब जनवरी 2017 आया तो वहाँ के लोकल लोग जाके गवर्नमेंट को बोले कि ये आप क्या कर दिया, आप इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दिया, जिस वजह से हम लोग का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हम लोग का सेल हो ही नहीं रहा है, फॉरेन का प्रोडक्ट ज्यादा बिक जा रहा है क्योंकि वो सस्ता दाम पे है। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा हाँ भाई ये तो हम गलत किए। 15 मार्च 2017 को जो है 15 मार्च 2017 को गवर्नमेंट ने ऐसा किया, government announces that it will reintroduce the limited plastic import tariff on 10% in 2018। अब गवर्नमेंट बोला कि हम जो प्लास्ट ये है टैरिफ है उसको फिर से री इम्पोज कर देंगे और 10% हम फिर से लगा देंगे। However, it emphasized that those tariff would not be productive प्रोटेक्टिव, मतलब देखो ऐसे ये वाला जो टैरिफ है ना वो प्रोटेक्टिव नहीं है, ठीक है, एज द टैरिफ इनेक्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि पहले टैरिफ था 14 मतलब 40%, अभी सिर्फ 10% ही लगाने से बहुत ज्यादा तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। हमारे जो एग्जिस्टिंग यानी हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, यानी हमारे इंडिया वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि अभी पहले 40% टैक्स लगता था, अभी 10% लगेगा, तो भी सामान सस्ता में ही रहेगा। मगर इन द लेटेस्ट इकोनॉमिक फोरकास्ट द गवर्नमेंट प्रिडिक्ट a stable currency exchange rate in the short term with gradual weakening of the jurisdiction currency in the longer term, मतलब लॉन्गर टर्म, ठीक है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि अब जो हमारा करेंसी है उसको लॉन्गर टर्म में इसको बढ़ाने का सोचना है, पैसे का वैल्यू बढ़ाना है। आगे, मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी XYZ अंडरटूक अ गोइंग कंसर्न असेसमेंट एट 31 मार्च 2017। मैनेजमेंट XYZ लिमिटेड का जो था वो 31 मार्च 2017 को गोइंग कंसर्न का अजम्पशन को एसेस कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको कैसे ये समझना है कि ये क्वेश्चन इंड AS 1 का है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कह रहा है इंड AS 1 में कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गोइंग कंसर्न असेसमेंट पर जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता ही है कि मैंने आपको भी बोला था ट्रू एंड फेयर, करंट या नॉन करंट है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तो इस तरह के सम्स जो है वो इंड AS 1 में ही आपको देखने को मिलेगा। आगे बोल रहा है मैनेजमेंट ने ये एसेस किया, मैनेजमेंट प्रोजेक्टेड द फॉरकास्ट दैट द इम्पोजिशन ऑफ 10% टैरिफ ऑन द इंपोर्ट ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट वुड एट करेंट एक्सचेंज रेट रिजल्ट इन XYZ लिमिटेड रिजल्टिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी। अब गवर्नमेंट ने कम से कम 10% ही टैक्स लगा दिया है, मगर उस वजह से भी जो इंटिटी है उसका फायदा हो सकता है XYZ लिमिटेड का। अब
हाउ शुड द मैनेजमेंट ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड डिस्क्लोज एंड इन्फॉर्म दैट अबाउट द गोइंग कंसर्न, क्योंकि अब ईयर एंड हो गया तो एक्सवाईजेड लिमिटेड को ये बताना पड़ेगा कि हम अब डूब नहीं रहे, हम अब बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट 10% जो ये है टैरिफ है वो लगा देगा। ओके, ये इनका ये कहना है कि हम अब बच जाएंगे और हम मतलब नहीं डूबेंगे, कहने का मतलब है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट वो लगा देगा, ऐसा कहना है, ठीक है। बोला इट वुड री इंट्रोड्यूस, यानी अभी लगाया नहीं है, वो लगा देगा। यहाँ पर जो आपको लाइन हम हाईलाइट कर रहे हैं, यानी जो अंडरलाइन कर रहे हैं, आप उसको देखना। यहाँ पर गवर्नमेंट लगाया नहीं है, लगा देगा। तो एंटिटी एक्स वाई जेड लिमिटेड को भी ये कहना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट टैरिफ लगा देता है तो हम लोग बच जाएंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा। इसके आंसर में भी वो यही कह रहे होंगे कि भैया देखिए वो पहले गोइंग कंसर्न एजम्पशन का आपको ज्ञान देगा। जिस ज्ञान में वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि देखो, गोइंग कंसर्न एजम्पशन साल में एक बार मेरे को एसेस करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मुझे देखना चाहिए कि क्या एंटिटी का इंटेंशन टू लिक्विडेट तो नहीं है, या उसका सीजेस टू द ऑपरेशन तो नहीं है, बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद एंटिटी के एबिलिटी को मतलब चेक किया जाता है कि वो गोइंग कंसर्न मतलब धंधा चला सकता है कि नहीं। फिर ये देखा जाता है कि क्या कोई नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो, यानी कोई एंटिटी के पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है चलाने का, उसको बंद ही करना पड़ेगा, ऐसा भी तो कोई सिचुएशन नहीं है। ये सब देखना पड़ेगा। व्हेन मैनेजमेंट इज अवेयर मेकिंग इट्स असेसमेंट ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, ये ज्ञान का बात है। पहले आपको थोड़ा बहुत जो प्रोविजनल लैंग्वेज है वो लिखना पड़ेगा, यानी जो जो इंडियस के हिसाब से लैंग्वेज है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर लिखना है और लास्ट में कंक्लूड करना है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैनेजमेंट ये करेगा, असेसमेंट करेगा कि कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी तो नहीं है रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट अपॉन द एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न। मटेरियल अनसर्टिनिटी को चेक करेगा, अगर है तो उस अनसर्टिनिटी को वो डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, तो ये सब काम वो करेगा। अब आगे बोल रहा है कि ऐसा उसको 12 महीने तक करना पड़ेगा। ओके, अब चलो नीचे आपको आंसर में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आंसर है, ये इस एक्सट्रैक्ट ऑफ आंसर है। मैनेजमेंट ये बोलेगा कि देखो पहले 40% था तो हम जरूर ही नुकसान में थे, मेरे साथ बुरा हो रहा था, मगर अभी जो गवर्नमेंट 10% लाया है, अगर गवर्नमेंट वो 10% लेके आ जाएगा तो हमारा गोइंग कंसर्न बच जाएगा और हम लोग का बिजनेस बच जाएगा। मगर अगर मैनेजमेंट नहीं लाया तो हमारा गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम में जरूर आ जाएगा। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट does not strengthen the management project or forecast that a 10% tariff on a plastic would result in entities resulting returning to the profitability, entity फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा। और ये जो नेट एसेट्स है 1,000 रुपीज का, इफ इम्पोर्ट टैरिफ आर नॉट इम्पोज, अगर वो 10% टैरिफ नहीं लगेगा एक्सचेंज रेट, तब जो है ना वो रिमेन अनचेंज, एंटिटी एक्स वाई जेड लाइबिलिटीज वुड एक्सीड इट्स एसेट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तब क्या होगा कि अगर 10% टैरिफ नहीं लगेगा तो एंटिटी का लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, एसेट्स कम हो जाएगा, तब वो जरूर गोइंग कंसर्न उसका हार्म करेगा, यानी वो चलना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है आप ये कह सकते हो। यानी आपको इन शॉर्ट में ये बताएं तो आपको पहले गोइंग कंसर्न का ज्ञान देना है कि गोइंग कंसर्न पहले एसेस करेंगे कि क्या मटेरियल अनसर्टिनिटी तो नहीं है, इंटेंशन टू लिक्विडेट तो नहीं है, सीजेस टू ऑपरेशन तो नहीं है, बट हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव टू डू सो, इस तरह का तो नहीं है, आपको ये पहले चेक करना है। और आपको आपको पहले ये ज्ञान दे देना है। उसके बाद बोलना है कि 12 महीने में कम से कम ये करना है। उसके बाद आपको ये बोलना है कि हाँ देखो 40% जब था तब 40% गवर्नमेंट ने हटा दिया था, तब तो जरूर हम लोग प्रॉब्लम में थे, लेकिन अभी 10% अगर गवर्नमेंट लेके आ जाता है तो हम लोग प्रॉफिट सिचुएशन में चले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं लाया तो हमारा गोइंग कंसर्न जरूर हार्म करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेसमेंट ऑफ दीज फैक्टर्स मैनेजमेंट बिलीव दैट एंटिटी एक्स वाई जेड इज अ गोइंग कंसर्न। अब इस फैक्ट पे कि 10% गवर्नमेंट लेके आ ही जाएगा, इस बेसिस पर मैनेजमेंट का कहना है कि हाँ एंटिटी एक्स वाई जेड जो है वो एक गोइंग कंसर्न है, हम ये मान के चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, अगला इलस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोल रहा है कि क्या ऑफ सेटिंग यानी सेटअप हो सकता है। ये आप देखो सेटअप हो सकता है परमिसेबल इन केस ऑफ कंपनी एक्टिंग एज अ एजेंट एंड हैविंग सब एजेंट। ओके, देखो मान लो कि कोई कंपनी किसी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो उसको कमीशन मिल रहा है, और वो भी किसी को एजेंट पे रखा हुआ है, मतलब एजेंट पे रखा हुआ, वो उसको कमीशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कमीशन पेड जो है, कमीशन पेड और कमीशन रिसीव्ड, ये दोनों आपस में सेटअप हो सकता है कि नहीं, यही आपको कह रहा है। देखो कमीशन इज पेड टू द सब एजेंट फ्रॉम द कमीशन रिसीव्ड एज एन एजेंट, उसको जो एज एन एजेंट रह करके जो कमीशन मिल रहा है, वही कमीशन में से वो सामने वाले को जिसको वो खुद एजेंट में रखा हुआ उसको वो कमीशन दे रहा है। क्या ये आपस में सेटअप हो सकता है? देखो मेरा बात सुनो,
यहाँ पर सब्सटेंस अलग है। सब्सटेंस अलग है का मतलब है कि ये किसी और के लिए काम कर रहा है, वो कोई और सामान है, और जो इसके लिए काम कर रहा है, इसका इसका जो मतलब पर्पस है वो अलग हो सकता है। तो यहाँ पर सब्सटेंस अलग है। तो जैसे रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकता, वैसे कमीशन पेड और कमीशन रिसीव्ड आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब हम आपको बताते हैं कि सब्सटेंस एक कैसे होता है। मान लो आपको राम से पैसा लेना है, और राम का स्थिति खराब चल रहा है, आपको डाउट लग रहा है कि वो पैसा नहीं देगा, तो 50% आपका डाउट है, तो आप 50% प्रोविजन बना रहे हो। तो यहाँ पर आप राम के अमाउंट से उस 50% को सेट ऑफ कर सकते हो, यानी माइनस कर सकते हो। ऐसा सुनो। उसके बाद देखो, मान लो कि आपको राम से पैसा लेना था और उसको पैसा देना भी था, तो आप सेट ऑफ करके एग्जैक्ट निकालोगे कि कितना, कौन सा बड़ा अमाउंट है, कौन सा ज्यादा है। मतलब देना अगर ज्यादा था तो नेट फिगर में कितना देना है, यानी लेना जो था वो माइनस करके वो सेट ऑफ हो सकता है। मगर यहाँ पर रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड आपस में सेटअप नहीं हो सकता, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड आपस में सेटअप नहीं हो सकता। अब आप आ जाइए जो अगला क्वेश्चन है, उसके लिए आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट में। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो, मेरा बात सुनो अच्छे से। यहाँ पर बोल रहा है कि एक रिटेल चेन, मतलब अ रिटेल चेन अक्वायर्ड अ कॉम्पिटिटर इन मार्च 2021 मान लो, and accounted for the business combination under Ind AS 103 on a provisional basis इन इट्स 31 मार्च 2021। तो क्योंकि वो मार्च में खरीद लिया, तो वो उसका अकाउंटिंग 31 मार्च 2021 को किया था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। द बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग वाज फाइनलाइज्ड इन 2021-22। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो हिसाब किताब था, वो उसका अकाउंटिंग को फाइनलाइज इन्होंने किया 2021-22 में। आगे बोल रहा है प्रोविजनल फेयर वैल्यू वेयर अपडेटेड। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एज अ रिजल्ट द 2020-21, यानी एक साल पहले का बात कर रहा है, एक साल पहले कंपैरेटिव वेयर एडजस्टेड इन 2021-22, यानी एक साल पहले और इस 2021-22 का और 2021 का इन्होंने कंपैरेटिव बना करके दिया हुआ। डज री स्टेटमेंट रिक्वायर्ड एन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट, मतलब देखो, क्या यहाँ पर जो पिछले साल का बैलेंस शीट जो इन्होंने कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है, क्या उसको रीस्टेट करना जरूरी है? क्योंकि ये लोग अभी अक्विजिशन का काम कर रहा है, एक नया कंपनी को खरीद रहा है, अक्वायर कर रहा है। तो क्या पिछले साल के बैलेंस शीट को रीस्टेट करना, यानी फिर से बनाना, ठीक करके जरूरी है? तो आप बोलोगे बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अक्वायर कर रहा है मार्च 2021 को, और ये बैलेंस शीट है 2021 का, यानी जब ये अक्वायर किया तब पिछला साल खत्म हो चुका था। तो जब अक्विजिशन पिछला साल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है 1 अप्रैल 2020 को, तो 1 अप्रैल 2020 के बाद वाला जो एक साल है उसका बैलेंस शीट नहीं बनेगा यहाँ पर फिर से। यानी एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। एडिशनल स्टेटमेंट देने का कोई मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है, बिकॉज द अक्विजिशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, आप ऐसे ही समझ लो कि उसका इम्पैक्ट नहीं था 1 अप्रैल 2020 को, इसीलिए देना जरूरी नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको तीन चार इलस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल और इजी वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है, जिसका ये ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए बोल रहा है। तो जो एसेट्स वाला ऑपरेटिंग साइकिल है उसको ऐड करना, और लाइबिलिटी वाला जो है उसको मतलब माइनस कर देना। यहाँ पर सारा मतलब एसेट्स का ही ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ है, सबको ऐड करके एक साथ दिखा दो, दैट इज योर आंसर। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, जहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 बोल रहा है कि एक ट्रेड रिसीवेबल है जो 15 महीने के लिए है। तो मैंने आपको बोला था कि चाहे डेटर हो या क्रेडिटर हो, यानी ट्रेड रिसीवेबल हो या ट्रेड पेबल हो, एडवांस फ्रॉम डेटर या एडवांस टू क्रेडिटर हो, इन्वेंट्री हो, ये सब 12 महीने से ज्यादा होने पर भी उसको करंट ही बोलना है। तो ये करंट है, आप इसको एमसीक्यू के लिए समझ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है कि एक बी लिमिटेड है, प्रोड्यूस करता है एयरक्राफ्ट को। लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द फर्स्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू मेक द एयरक्राफ्ट एंड डेट ऑफ कंपनी कंप्लीट द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी इज 9 मंथ, एंड द कंपनी रिसीव द पेमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट 7 मंथ आफ्टर द डिलीवरी। मतलब सामान देने के बाद कंपनी जो है वो उसका पैसा 7 मंथ बाद उसको मिलता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 9 + 7 16 मंथ का होगा। 9 + 7 16 मंथ का होगा। क्यों? क्योंकि ये 9 मंथ, देखो, कंपनी कंप्लीट एंड प्रोडक्शन एंड डिलीवरी, यानी 9 मंथ उसका रॉ मटेरियल उसके पास रहता है, तो रॉ मटेरियल का 9 मंथ हो गया, ये ऐड हो जाएगा। एंड 7 मंथ का के लिए उसका डेटर हो जाता है वो, क्योंकि वो सामान लेने के बाद 7 महीना बाद पैसा देता है। तो रॉ मटेरियल एंड डेटर दोनों एसेट्स ही है, तो एसेट्स के ऑपरेट मतलब मंथ को ऐड किया जाता है आपके ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए। अगर लाइबिलिटी रहता तो उसको माइनस करते। तो यहाँ पर 16 मंथ हो गया, और बोल रहा है ऑपरेटिंग साइकिल निकालो, ये तो बोल दिया। उसके बाद बोल रहा है कि क्या इन्वेंट्री और डेटर जो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या ये दोनों करेक्ट, ये है करंट है? आपको बोलना है यस, ये करंट
माना जाएगा, करंट माना जाएगा, करंट एसेट्स माना जाएगा। ओके, अब आप जो नेक्स्ट है उसमें आ जाइए, नेक्स्ट वाला जो इलस्ट्रेशन है उसमें चलते हैं, आपको बताते हैं क्या। देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है वो हम आपको समझाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक कंपनी है चार्मिंग लिमिटेड जो इशू किया 1 लाख बॉन्ड इशू किया रुपीज 10 करके, यानी 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीज ये पैसा रिसीव किया। और क्या कर रहा है, ईच ईयर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर इज पेबल ऑन आउटस्टैंडिंग कैपिटल अमाउंट ऑफ द बाउंड। देखो बॉन्ड का 8% ये इंटरेस्ट पे करता है हर ईयर। ओके, एंड एवरी ईयर में ये 10,000 जो मतलब बॉन्ड है रुपीज 10 करके उसको ये रिडीम कर लेता है एवरी ईयर में। आपको बोल रहे हैं आप इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे वो मुझे बताइए। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि यहाँ पर जो 10 लाख का 8% इंटरेस्ट है, आप उसको दिखा सकते हो कि ये मेरा अक्रूड इंटरेस्ट है, यानी ये आपका एक टाइप का एक्सपेंस है जो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट का पार्ट हो गया। और जो बाकी का 10 लाख बच गया, 10 लाख जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट बच गया, यानी देखो इसका जो इंटरेस्ट है वो तो अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, मगर जो 10 लाख इसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको दो पार्ट में बांट लो, क्योंकि उसमें से 1 लाख तक का वैल्यू, यानी जो 10,000 जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना कि 10,000 है, 10,000 का इंटू 10 करके जो बचेगा ना, इंटू 10 करके ये 1 साल के अंदर ही उसको रिडीम कर लेगा इंटू 10 करके। तो उसके बाद कितना आएगा मुझे बताओ, 1 साल के अंदर ही जिसको ये लोग रिडीम कर लेगा उसको आप बोलोगे कि ये भैया करंट है। और जो रिमेनिंग बच जाएगा, जो 9 लाख रिमेनिंग बच जाएगा, आप उसको बोलोगे ये नॉन करंट है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो जो 10 लाख का इसका टोटल वैल्यू है उसमें से 1 लाख तक का तो 1 साल के अंदर ही रिडीम हो जाएगा, यानी 10,000 इंटू 10 1 साल के अंदर ही रिडीम हो जाएगा, तो वो करंट माना जाएगा। एंड जो 9 लाख बच गया, जो रिमेनिंग बच गया, वो 1 साल के बाद होगा। मतलब 1 लाख फिर सेकेंड ईयर होगा, 1 लाख फिर थर्ड ईयर होगा, यानी 1 साल के अंदर 1 लाख ही हो रहा है, बाकी का 9 लाख 1 साल के बाद होगा। तो उसको नॉन करंट बोलोगे, यही है इसका आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको सब ऑपरेटिंग पीरियड दिया हुआ है, सारे एसेट्स का जोड़ करके बोल देना कि ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है। और जो लायबिलिटी का यहाँ पर है, ट्रेड पेबल भी 12.5 मंथ में पे होता है। तो मैंने आपको बोला था चाहे डेटर क्रेडिटर यानी ट्रेड रिसीवल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री हो, एडवांस टू सप्लायर हो या एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो, ये सब जो है ना करंट माना जाता है। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल है वो भी करंट ही माना जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। चलो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 10, उसमें ये कह रहा है कि एंटिटी ए है जिसका टू डिफरेंट बिजनेसेस है, दो बिजनेसेस है, एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है। ओके, आप अभी जो जितने क्वेश्चन को समझ रहे हो, समझने के बाद आप आईसीएस स्टडी मटेरियल के आंसर को समझने के बाद खुद से सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, एक और बात बीच बीच में ही बता देते हैं कि हम लोग हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, सीए फाइनल, इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन का, जिसमें गारंटी रहता है मैच करने का एग्जाम में। अगर आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो हम आपको बताते हैं आगे आगे आपको क्या करना है। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द रियल एस्टेट बिजनेस, इसका जो पहला वाला बिजनेस है रियल एस्टेट वाला। ओके, द एंटिटी कंस्ट्रक्ट रेसिडेंशियल अपार्टमेंट फॉर customer and normal operating cycle is there for इज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज 3 to 4 years, यानी रियल एस्टेट का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है वो 3 से 4 साल तक है, यानी 3 से 4 साल में वो बनता है और फिर बिक जाता है और पैसा भी मिल जाता है। लेकिन जो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर का काम है इसका, पैसेंजर व्हीकल का, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने है। तो बोल रहा है तुम इसको कैसे क्लासिफाई करोगे, क्या ये डिफरेंट है दोनों बिजनेस का क्लासिफिकेशन, और तुम इसको करंट बोलोगे कि नॉन करंट। आप बोलोगे कि हाँ भाई डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग साइकिल अलग है, एक का 3 से 4 साल है पहले बिजनेस का, दूसरे बिजनेस का 15 महीने है। तो दोनों का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। यही है इसका फाइनल आंसर। आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन करो। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 में कह रहा है कि एक एंटिटी है जिसका ये बहुत सारा खर्चा है, 3 तो खर्चा दिया हुआ है। आपको बोल रहा है ये करंट है कि नॉन करंट है, ये तुम मेरे को बताओ। तो सबसे पहले आपको बोला इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट क्या होता है पहले आप वो मेरे से समझो, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि ये करंट है या नॉन करंट है। जब भी आप मान लो कि कहीं पे आप घर बना रहे हो या फैक्ट्री बना रहे हो, तो आप गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लोगे। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन गवर्नमेंट से लेते हो, तो आपको इनिशियल डिपॉजिट कुछ देना पड़ता है, जो जब आप मतलब जब आप कनेक्शन ये कर लोगे, कनेक्शन आप हटा लोगे, उस टाइम वो डिपॉजिट आपका रिफंड हो जाता है। कहने का मतलब है आप कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो कि दे दीजिए मेरे को करंट, तो 1,000 2,000 आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है।
ओके, क्योंकि आप सरकारी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब है वो जो डिपॉजिट होता है ना, वो जनरली आप 100 साल, 200 साल, 500 साल कभी कोई लेता ही नहीं है वो डिपॉजिट रिटर्न में, क्योंकि उसको कनेक्शन हटवाना रहता ही नहीं है। तो जिस वजह से वो डिपॉजिट 1 साल से ज्यादा तो मिनिमम रहता है। तो इसको आप बोलोगे कि ये नॉन करंट है, इसका आंसर नॉन करंट हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, यानी ये करंट नहीं है। उसके बाद टेंडर डिपॉजिट का मतलब होता है कि देखो मेरा बात सुनो, टेंडर डिपॉजिट का मतलब होता है कि मान लो कि गवर्नमेंट कोई टेंडर निकाल रहा है कि ये वाला जो रोड है वो कौन बना के देगा। तो रोड जनरली जो है वो लंबे समय तक जो है बन के तैयार होता है, यानी 1 साल से ज्यादा ही टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला रहता है उसको ये बोलता है कि तुम्हारे पास इतना कैपेसिटी भी है कि नहीं, तुम बना के दोगे, तो थोड़ा सा पैसा तुम इनिशियल डिपॉजिट करो, ताकि मेरे को लगे कि हाँ तुम्हारे में ये कैपेसिटी है, और तुम बना के दो, जब बन जाएगा तब तुमको तुम्हारा रोड बनाने का भी पैसा और वो डिपॉजिट वाला पैसा दोनों दे देंगे। ठीक है, तो जनरली ये 1 साल से ज्यादा का ही होता है। दैट इज वाई आपको बोलना है कि ये नॉन करंट नेचर का होगा, नॉन करंट नेचर का होगा। अगर ये 12 मंथ से ज्यादा का है तो ये नॉन करंट नेचर का होगा, और अगर वो 12 महीने के अंदर ही कर दिया, काम करके दे दिया, तब वो करंट हो जाएगा। अब तीसरा क्या है वो देखो, तीसरा बोल रहे हैं जीएसटी डिपॉजिट पेड अंडर द डिस्प्यूट, या जीएसटी पेमेंट अंडर डिस्प्यूट। देखो क्या होता है ना, कि मान लो कि आपने जितना गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया, गवर्नमेंट का ये कहना है कि उससे ज्यादा आपको पे करना था, और आपका और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, जिस वजह से गवर्नमेंट ने आपके ऊपर केस कर दिया। अब गवर्नमेंट और आपका जो है ना डिस्प्यूट चल रहा है, अब डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप क्या किए ना, आपको गवर्नमेंट या कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि तुम फिलहाल इतना डिपॉजिट एज अ जीएसटी अमाउंट दो, एंड जब तुम केस जीत जाओगे तब तुम्हारा पैसा तुमको रिटर्न मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आप जीएसटी डिपॉजिट सरकार को देते हो, तो वो अगर 12 महीने तक का होता है, यानी 12 महीने से कम का होता है, तब उसको करंट बोल दोगे। लेकिन अगर वो 12 महीने से ज्यादा होगा तब आप उसको नॉन करंट बोलोगे। समझ गए? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर जो 12 है वो बताते हैं आपको। ओके, चलो। जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12 है उसमें ये कह रहा है कि एन एंटिटी शैल क्लासिफाई और लायबिलिटी एज अ करंट व्हेन इट एक्सपेक्ट टू सेटल द लायबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, ये तो बात सही बोला कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही अगर वो सेटल हो जाएगा तो आप उसको करंट लायबिलिटी बोलते हो। आगे बोल रहा है कि एन एंटिटी डेवलप tool for customer and this normally take a period of around 2 years for completion. The material is supplied by the customer and hence the entity only renders a service. For this purpose, entity received payment upfront and credit the amount so received income received in advance। क्या हुआ कि एक कंपनी है जो अपने कस्टमर का काम कर रहा है, तो काम करने में क्या है कि उसको बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है, जिस वजह से उसको पैसा एडवांस में मिला। ठीक है, कस्टमर से। तो मैंने आपको बोला ही है कि अगर पैसा एडवांस से मिलेगा तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, चाहे भले ही उसका 2 साल काम करने में लगे या 5 साल लगे, वो हमेशा ही करंट माना जाएगा। आप देखना इसके आंसर में कहीं ना कहीं ये करंट जरूर बोला होगा, ये क्लासिफाइड एज करंट। ठीक है, उसको करंट माना जाएगा, करंट माना जाएगा। ओके, क्योंकि एडवांस रिसिव फ्रॉम कस्टमर जो है वो हमेशा करंट होता है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। आपको कोई डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। एंड आप मेरे बात को पूरा सुनने के बाद आप रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, वो आपको बताते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक एंटिटी है जिसने लोन का फैसिलिटी लिया एक बैंक से, जिसको वो 9 मंथ में पे कर देगा, ऐसा उसका कहना है। लेकिन रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जिस दिन उसको पैसा चुकाना था उसके पहले ही एंटिटी और बैंक के बीच में ये बात हो गया कि भाई साहब हम आपका लोन नहीं चुका पाएंगे, और ये अनकंडीशनली रोल ओवर करवा लिया। ये बोला कि भैया नहीं चुका पाएंगे, 5 साल के बाद हम आपका पैसा दे पाएंगे। तो ये बोल रहा है कि क्या इसको आप क्या क्लासिफाई करोगे? तो आप बोलोगे कि आपका कंडीशन क्या था, मेरे बात को अच्छे से सुनना। अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले ही जिसने लोन लिया है और जिसने लोन दिया है ये आपस में बैठ करके ये डिस्कस कर ले कि कितने दिन बाद देगा, फाइनल कर ले, और वो दिन जो है वो अगर 12 महीना या उससे ज्यादा होता है तो नॉन करंट हो जाता है, और अगर 12 महीने से कम होता है तो करंट होता है। तो यहाँ पर तो 5 ईयर है, 12 मंथ से तो ये ज्यादा ही है, तब ये नॉन करंट हो जाएगा। इसका आंसर भी आप नीचे देखोगे तो आपको नॉन करंट ही दिखेगा। यहाँ पर देखो ए नंबर का आंसर नॉन करंट लिखा हुआ है। ओके, अब आप आ जाइए जो इसका बी नंबर है वो पढ़ते हैं। बी नंबर में बोल रहा है कि क्या तुम्हारा आंसर डिफरेंट होता अगर जो वो न्यू लोन लेना चाह रहा है, यानी वो जो एक्सटेंड करवाना चाह रहा है, वो रिपोर्टिंग डेट के बाद वो बात करता। इसका मतलब जब तक रिपोर्टिंग डेट आया, जब तक उसको लोन लेना था, मान लो कि उसने 5 लाख रुपया लोन लिया, और लोन चुकाने से पहले ही वो बैंक के पास गया, बोला 10 लाख रुपया और दे दीजिए, 15 लाख का टोटल लोन हो जाएगा और वो हम आपको 5 साल बाद चुकाएंगे। तो अगर वो उसके पहले ही ये डिसाइड कर लिया तब तो ये नॉन करंट हो जाएगा। मगर जब 10 लाख पैसा जब वो पहला लोन लिया और उसका उसके चुकाने के डेट तक, यानी जिस दिन पे करना था उस डेट तक वो बैंक को कुछ बोला ही नहीं,
उस डेट तक वो पूरा चुप था। इसका मतलब वो ओल्ड लोन को चुकाने के लिए पूरा कैपेबल है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है और उसको उस टाइम तक पैसा चाहिए भी नहीं। तो रिपोर्टिंग डेट तक अगर वो कुछ नहीं बोला है न्यू फैसिलिटी या न्यू लोन के लेने के बारे में, या वो रोल ओवर करने के बारे में, या वो एक्सटेंड करने के बारे में, तब इसको करंट ही माना जाएगा, क्योंकि करंट यानी वो 9 मंथ के लिए ही लोन लिया था। ये 9 मंथ जो है वो 12 मंथ से कम है, जिस वजह से अभी उसको करंट बोलना है। आप इसका आंसर देख लो, करंट ही है। उसके बाद आपको ये कहना है, उसके बाद वो आपको बोला है कि क्या इसका आंसर डिफरेंट हो जाता अगर वो पहला वाला जो लोन है वो एक बैंक से लेगा और दूसरा वाला लोन दूसरे बैंक से लेगा। हाँ भाई, डिफरेंट हुआ तो भी तो करंट ही मानेंगे, क्योंकि उसने 9 मंथ के लिए जिस बैंक से लोन लिया उसको 9 मंथ में ही चुका देगा, तो ये करंट है। और दूसरा जो उसको 5 साल के लिए लोन लेना है वो किसी और बैंक से लेगा, जिससे लेगा उसके साथ वो बात करेगा, उसके साथ उसका वो नॉन करंट माना जाएगा। अभी सिर्फ 9 मंथ वाले लोन का बात हो रहा है यहाँ पे। अब डी नंबर में बोल रहा है कि क्या तुम्हारा आंसर डिफरेंट हो जाएगा अगर जो वो नो मतलब न्यू लोन लेगा ना, न्यू फैसिलिटी देगा ना, इसका वो कोई बात नहीं किया, इसका वो ओल्ड लोन के साथ टाई अप नहीं करवाया है, यानी उसी के साथ मर्ज नहीं करवाया है, बात भी नहीं किया है, ऐसा है। और मतलब बात किया है लेकिन टाई अप नहीं करवाया है, और अभी एग्जिस्टिंग लोन जो वो ऑलरेडी 9 मंथ के लिए लोन लिया था ना, उसको चुकाने के लिए उसके पास पैसा ऑब्वियसली मतलब ऑलरेडी है। तो इस कंडीशन में आप बोलोगे हाँ ठीक है भाई, करंट ही मानेंगे, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लोन को चुका देगा, और वो जो न्यू फैसिलिटी लेना चाह रहा है उसके लिए अभी वो टाई अप भी नहीं किया है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, कि आपको नॉन करंट पहले वाले का आंसर था, फिर करंट करंट करंट, ये इसका आंसर था। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14 है वो करवाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दिसंबर 2021 को एक एंटिटी एक बैंक के साथ लोन अग्रीमेंट बनाता है। तो जब बैंक का बात हो रहा था एंटिटी के साथ कि आप लोन कब तक चुकाएंगे, क्या नहीं चुकाएंगे, क्या चुकाएंगे, तो लोन इज रीपेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2025। यानी ये बोला कि हम 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे और 2025 से हम पे करेंगे दिसंबर से। One of the loan covenant is that an amount equivalent to the loan amount should be contributed by promoter by 24th March 2022। अब देखो मेरा बात सुनो, ये लोग का आपस में बात हो रहा है दिसंबर 2021 में, यानी अब अगले साल जो 2022 आएगा। एक यहाँ पर केस स्टडी बना के हम आपको समझाते हैं। मान लो कि आप गए बैंक के पास लोन लेने, तो बैंक आपको बोल रहा है कि हाँ हम तुमको लोन तो दे देंगे, तुम मेरे को 5 साल बाद ही से चुकाना शुरू करना, यानी 2021 में लोन ले रहा है और 2025 से वो चुकाना शुरू करेगा, तो तुम मेरे को उसी टाइम मतलब चुकाना। मगर तुम्हारे कंपनी का जो प्रमोटर है उसको बोलो कि जितना तुम पैसा लोन ले रहे हो ना, उतना ही पैसा मेरे बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में जमा करके रखे, ताकि कभी भी तुम मेरे को डाउट लगे कि तुम लोग नहीं निकाल पाओगे, तो तुम्हारे सेविंग अकाउंट को सीज कर दें और उतना पैसा तुम्हारे सेविंग से निकाल लें। तो आपके कंपनी का जो प्रमोटर है वो बोला ठीक है भैया, हम कर देंगे, जमा कर देंगे, आप मेरे को 24 मार्च तक का टाइम दे दीजिए। और आप जब जिस दिन लोन का अग्रीमेंट बना रहे हो वो दिसंबर 2021 में बना रहे हो, यानी ऑलमोस्ट 3 महीना 3.5 महीने के बाद वो अपने अकाउंट में उतना पैसा रख देगा, ऐसा वो बोल दिया और बैंक ने आपको लोन दे दिया। आगे बोल रहे हैं एंटिटी हैज नॉट बीन एबल टू गेट द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एंटिटी जो है उस डेट को 24 मार्च तक एंटिटी जो है खुद खुद एंटिटी बोला कि हम प्रमोटर को लेके आएंगे और वो उसके अकाउंट में पैसा वो डालेगा। अब 24 मार्च तक एंटिटी का जो प्रमोटर है वो नहीं जमा कर पाया बैंक में उतना पैसा। ऑन 25 मार्च अगले दिन जाकर के एंटिटी बैंक को ये बोल रहा है कि आप ये वाला जो डेट है ना उसको 30 जून तक कर दीजिए, यानी जो आपने 24 मार्च तक बोला था जमा करने, आप इसको 30 जून तक कर दीजिए। बैंक कैन नॉट डिमांड द इमीडिएट रीपेमेंट ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। अब बैंक देखो यहाँ पर जो अमाउंट है वो ऑन वो जो लोन का अमाउंट है वो पेबल ऑन डिमांड हो गया, लेकिन बैंक उसी टाइम पैसा नहीं मांगा। बैंक बोला मेरे को अभी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो बैंक एक्सटेंड कर दिया। द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द एंटिटी इन ऑन 31 मार्च 2022। बोल रहा है 31 मार्च 2022 को इसको क्या क्लासिफाई किया जाए, करंट या नॉन करंट। तो आप देखो यहाँ पर क्या है कि एंटिटी ये अप्रोच किया है और बैंक भी ये मान गया है कि हाँ भाई ठीक है, हम तुम्हारा जो ये है मतलब तुम्हारा जो प्रमोटर है वो अगर पैसा नहीं दे पाएगा और एंटिटी खुद जा करके बोला है कि आप इसको बढ़ा दीजिए, तो अगर बैंक उसको एक्सटेंड कर दे रहा है तो वो 30 जून तक कर देगा। अभी भी टोटल 1 साल से कम ही है, तो अगर 1 साल से कम ही किया है बिफोर रिपोर्टिंग डेट, तो इसको करंट ही माना जाएगा, इसको करंट ही माना जाएगा। लेकिन जो इसका बी नंबर है वो क्या कह रहा है वो देखो, बोल रहा है कि अज्यूम करो कि ये पहले से एंटिसिपेटेड था कि प्रमोटर नहीं दे पाएगा पैसा। अगर पहले से एंटिसिपेटेड है तब तो ये बहुत बड़ा गलती किया है।
उसको पहले से पता था वो नहीं दे पाएगा। भाई जब तुमको उस टाइम तुमको लगा कि तुम दे देगा, लेकिन तुमको अगर पहले से एंटिसिपेटेड था कि वो नहीं दे पाएगा, तब तो ये ब्रीच ऑफ लोन कोविनेंट हुआ, यानी तुमने बैंक के अग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। तुमको पहले से पता था, तुमने बैंक को टोपी पहनाने का कोशिश किया है। तो ये ब्रीच ऑफ लोन कोविनेंट है। जैसे ही ब्रीच ऑफ लोन कोविनेंट होगा ना, तो लोन पेबल ऑन डिमांड हो जाएगा उसी टाइम। मतलब डज नॉट डील विद द क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीच। मेरा बात सुनो, जब उसको ब्रीच होने का एक्सपेक्टेशन था ही था, मतलब जब उसको लग ही रहा था एंटिटी को कि वो पैसा नहीं दे पाएगा, तब उसको ये एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए था सामने वाले बैंक के साथ। तो ये ब्रीच ऑफ लोन कोविनेंट है। उस केस में जो लोन है वो पेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, पेबल ऑन डिमांड हो जाएगा। अब अगर भले ही बैंक ने एक्सटेंशन डेट दे दिया है 30 जून 2022 तक, कहने का मतलब है वेदर एक्चुअल ब्रीच हैज बीन टेकन प्लेस और नॉट इज टू बी असेस्ड ऑन 30 जून 2020। मतलब एक्चुअली में वो पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो तो 30 जून को पता चलेगा, क्योंकि बैंक ने एक्सटेंड कर दिया 30 जून तक। लेकिन उसको पहले से एंटिसिपेटेड था, मतलब उसको पहले से पता था कि ये ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रीच ऑफ लोन कोविनेंट किया है, मतलब पहले से पता था उसको, एंटिसिपेटेड वर्ड लगा दिया ना, इसका मतलब उसको पहले से पता था। इस कंडीशन में लोन पेबल ऑन डिमांड हो गया, बैंक अभी मांग नहीं रहा है, 3 महीने का और दे दिया, यानी जून में लेगा। एक बार ब्रीच जैसे ही हुआ वो नॉन करंट हो जाएगा हमेशा के लिए, भले ही वो 3 महीना का ही और एक्सटेंड किया है टाइम, वो 12 महीना से कम है भले ही, लेकिन एक बार ब्रीच हो जाने के बाद वो नॉन करंट हो जाता है। ये आप ध्यान में रखना प्लीज, ठीक है? मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। 14 नंबर इलस्ट्रेशन डन। अब 15 नंबर करते हैं। देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 15 ये कह रहा है कि ओएमएन लिमिटेड जो है वो एक सब्सिडियरी है। ओएमएन लिमिटेड हैज अ सब्सिडरी एमएन लिमिटेड। ओएमएन लिमिटेड का सब्सिडरी है एमएन लिमिटेड। अब ओएमएन लिमिटेड जो है वो लोन प्रोवाइड किया एमएन लिमिटेड को 8% इंटरेस्ट पर, ठीक है, टू बी पेड एनुअली। और वो मतलब जो इंटरेस्ट है वो एनुअली सामने वाला ओएमएन लिमिटेड पे करेगा। लोन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड वेन एवर डिमांडेड बैक बाय ओएमएन लिमिटेड। ये लोन जो है वो पेबल ऑन डिमांड है, यानी ओएमएन लिमिटेड जब बोलेगा तभी इसको पैसा मिल जाएगा, और 8% इंटरेस्ट पर उसने दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि तुम लोन को कैसे क्लासिफाई करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओएमएल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड विल इट बी एनी डिफरेंस फॉर एमएल लिमिटेड। अब देखो आप ये बोलोगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये है क्या बोलते हैं ओएमएन लिमिटेड है, उसके लिए तो भैया ये हमेशा नॉन करेंट ही होगा, क्योंकि लोन पेबल ऑन डिमांड है, और वो कब मांगेगा कब नहीं मांगेगा ये क्लियर, मतलब ये यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है? तो उसके लिए उसके बुक्स में हमेशा ये नॉन करेंट ही होगा, ठीक है? उसके बाद जो ये है ओ एम एन लिमिटेड है, इसको अगर वो 12 महीने के अंदर ही वो पे कर देता है, सामने वाला से पैसा उसको मिल जाता है, तब उसको वो करंट दिखा सकता है, ठीक है? और एम एन लिमिटेड डिपेंड करता है कि उसको वो करंट तब दिखाएगा जब वो 12 महीने में पे कर देगा, और अगर वो 12 महीने से ज्यादा टाइम लेगा तो उसको नॉन करंट दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है एम एन लिमिटेड क्लासीफाई लोन एज करंट बिकॉज इट डज नॉट हैव द राइट टू डिफर रीपेमेंट फॉर मोर देन 12 मंथ। क्योंकि उसके पास ये राइट नहीं है कि वो एक साल से ज्यादा डिफर करे और एक साल से ज्यादा टाइम के लिए उसको वो ले, ठीक है? यहाँ पर ये अजम्पशन है, ओके? तो आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पर जो है ना, अगर 12 महीने में पे कर देगा तो 12 महीने के अंदर, तो जो देने वाला लोन है, लोन देने वाला ओएमएन लिमिटेड है, वो उसको करंट मानेगा, और उससे ज्यादा लेगा तो नॉन करंट मानेगा। लेकिन एमएन लिमिटेड को की तरफ से आपको ये मानना पड़ेगा जो लोन लिया है कि वो 12 महीने के अंदर ही उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा दिन इंटरेस्ट बियर नहीं कर सकता, तब वो उस कंडीशन में करंट ही मानेगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ओके? आप एक बार के लिए पेज नंबर 3.42 में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, ठीक है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या कंपोनेंट आता है, ठीक है? इस पर एक क्वेश्चन है जिस वजह से हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव में जो आइटम आता है वो ये है। देखो, रिवैल्यूएशन सरप्लस, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आ पाता है, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है, रीमेजरमेंट आता है, गेन या लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फॉरेन, इस वर्ड पे ध्यान देना, ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दिखेगा तो ये आता है। गेन या लॉस फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आता है। गेन और लॉस ऑन फाइनेंशियल एसेट्स आता है। गेन और लॉस ऑन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। डेजिग्नेटेड एज अ फेयर बीटीपीएल, ठीक है, ये आता है। उसके बाद उसके बाद लायबिलिटीज क्रेडिट रिस्क आता है। सेपरेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू आता है, और फॉरवर्ड एलिमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आता है। इतना आइटम है जो आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है। आप इसको ध्यान में रखना, या एक बार इसको रिवाइज कर लेना जब इसका एक सम्स करोगे इससे रिलेटेड, आप टेस्ट योर नॉलेज के अंदर में। तो चलो आपको बताते हैं, जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16 है वो बताते हैं। एक्चुअली ये इलस्ट्रेशन 16 थोड़ा सा बड़ा है। इसमें बोल रहा है कि ए लिमिट मतलब अ लिमिटेड
ए लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ड्राफ्ट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, यानी ये ओपनिंग फिगर दिया हुआ है और ये क्लोजिंग फिगर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कैश का बैलेंस दिया हुआ है, और अगले पेज में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, मतलब यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले होते हैं, उनको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो फॉर द ईयर पे किया जाएगा, ठीक है, या पे कर दिया गया होगा, उसका बैलेंस दिया हुआ है। फिर डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड दिया हुआ है। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स का फिगर दिया हुआ है। इन्वेंट्री एट कॉस्ट दिया हुआ है, और इन्वेंट्री जो फेयर वैल्यू था उसमें से कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल को माइनस करके, कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल को लेस करके जो आएगा वो दिया हुआ है। यानी आप इस दोनों इन्वेंट्री को एक साथ समझो, दोनों को जोड़ करके समझो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों का सेम है, ये क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट होगा, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला हुआ है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में 3100 ही है। पीपी एट कॉस्ट दिया हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट दिया हुआ। अब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको बोल रहा है कि तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो ओपनिंग में इतना था और क्लोजिंग में इतना है। तो जिसमें 500 करोड़ जो है वो 1 जनवरी को ईच ईयर ड्यू हो जाता है, जो तुमको देना रहता है। तो ओपनिंग में से 500 माइनस कर देना, जिसको करंट बोल देना, और बाकी जो बच जाएगा वो नॉन करंट लॉन्ग टर्म डेप्ट हो जाएगा। एंड क्लोजिंग में से भी 500 माइनस कर देना, और जो बचेगा उसको बोलना नॉन करंट, और 500 को करंट बोल देना। और यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो 12 महीने के अंदर ही पे कर देते हैं उसका, तो ये करंट लायबिलिटी में जाएगा। शेयर कैपिटल ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके लिखना है, क्योंकि इसमें कोई मतलब कोई वो नहीं है, शेयर कैपिटल ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम। रिटेन्ड अर्निंग जो ओपनिंग में था और ड्यूरिंग द ईयर में जो प्रॉफिट कमाए, इस दोनों को एक साथ जोड़ करके दिखाना है। इस दोनों को जोड़ करके आपने इतना कमाया, और सामने वाले को जो आपने पे कर दिया वो मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले को, और डिविडेंड जो पे कर दिया, ये दोनों को माइनस करके जो बचेगा उतना ही रिटेन्ड अर्निंग आपको बैलेंस शीट में लिखना है। उसके बाद जो यहाँ पर एनसीआई है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी जितना प्रॉफिट उसको दे दिए वो तो ऊपर दिखा दिए, लेकिन उसके बाद जो एनसीआई बचा रह गया, ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आपको दिखाना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोल करके। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, आपको ऊपर जो पीपीई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, उसके साथ अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को माइनस करके जो नेट फिगर बचेगा वो आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऊपर जो डेटर दिया हुआ है उसके साथ माइनस करके जो नेट फिगर बचेगा उसको आपको डेटर में दिखाना है बैलेंस शीट में, यानी पीबीडीटी को माइनस करके जो बचेगा। अच्छे से सुनना, जो ट्रेड पेबल यहाँ पे दिया हुआ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड जो अक्रूड एक्सपेंस है, ये दोनों मतलब पेबल से रिलेटेड ही है, इस दोनों को एक साथ ऐड करके दिखा देना। जो वारंटी है जो 12 महीने के लिए है, आप इसको करंट करंट प्रोविजन मान सकते हो, यानी ये आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो, जो ये कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रहा है, ये तो इसको रिस्टोर करके देना पड़ेगा इन्वायरमेंट को 2026 में। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, सबसे पहले आप वो देखो। तो अभी ईयर जो चल रहा है क्वेश्चन में वो 2021 चल रहा है, यानी 5 साल के बाद उसको रिस्टोर करके देना पड़ेगा। जो भी धंधा ये कर रहा है उस जगह को फिर से साफ सुथरा करके पहले जैसा ही बना के जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। 5 साल के बाद, यानी ये 1 साल से ज्यादा है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, क्योंकि इसके नाम में प्रोविजन वर्ड लगाया है, इसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना करके देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये यहाँ पर जो है ना आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एक और प्रोविजन है जो 12 महीने के अंदर तक ही है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा। और जो देखो यहाँ पर जो अमाउंट है ना, वो इंस्टीट्यूट ने इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा करके लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, ये वाला जो अमाउंट है ये इसका है, 35 और 25 जो है वो प्रोविजन फॉर अक्रूड लीव के लिए, और डिविडेंड पेबल के लिए 150 और 230 है। डिविडेंड पेबल जनरली एक ऐसा मतलब लायबिलिटी है जो करंट नेचर का होता है। आपको बोला तुम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दिखाओ, करंट नॉन करंट को अच्छे से क्लासिफाई करके, ठीक है। आगे बोल रहा है कि अज्यूम कर लेना कि ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है। आगे बढ़ते हैं, देखो सोल्यूशन में देखो, ऑलमोस्ट सभी का नोट्स टू अकाउंट बनाया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट आपको दिखाएंगे तभी आप सोल्यूशन समझ पाओगे। जस्ट यहाँ पर देख लो कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था वो उसके बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन दिया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था कि उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसको कॉपी पेस्ट करके ही लिख देना सही रहेगा मेरे ख्याल से। अब उसके बाद जो यहाँ पर पीपी है, पीपी चलो हम एक बार आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना सिखाते हैं। नोट्स टू अकाउंट में इन्होंने क्या बताया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। इनका कहना है कि जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें पीपीई के साथ जो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके लिख दो, ये करंट ईयर का फिगर है। एंड जो जो ओपनिंग का फिगर था उसके साथ ओपनिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, तो ये ओपनिंग का फिगर है 3460। इन्होंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, तो इसको माइनस में मत समझना। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है इंस्टीट्यूट का कि ये ओपनिंग का है और ये बाद वाला क्लोजिंग का है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। रुको मैं आपको उसके आगे का नोट्स
उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री दोनों को ऐड करके दिखाना है, यानी उसके जो दो दो बार इन्वेंट्री लिखा हुआ है, एक बार इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एक बार इन्वेंट्री फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल, दोनों को ऐड करके दिखाना है। ये ओपनिंग वाले दोनों को ऐड करके या क्लोजिंग वाले दोनों को ऐड करके। उसके बाद यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट पहले आपको समझा दे रहे हैं, जो कि इजी हो जाएगा, फिर उसके बाद सम्स को करना। ट्रेड जो रिसीवेबल है उसके साथ पीवीडीडी को माइनस करके, ये ओपनिंग वाला और ये आपका क्लोजिंग वाला है, और ये ओपनिंग वाला का यहाँ पे हिसाब करके ओपनिंग वाले को यहाँ पे लिख दिया है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को ऐड करके एक साथ दिखाया हुआ है। अदर इक्विटी में मैंने आपको बताया था कि आपको ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करना है, और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले को प्रॉफिट का शेयर दे दिया वो माइनस कर दो, और डिविडेंड जो डिक्लेयर करके पे कर दिया वो माइनस कर दो। ये क्लोजिंग वाले का हिसाब किताब है और ये ओपनिंग वाले का हिसाब किताब है। ओपनिंग वाले को इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको नेगेटिव मत समझना। एक एक ही कॉलम में उन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट साइन में लिखा है, ना कि वो नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म डेप्ट को इन्होंने बोला है कि 500 जो तुम एक साल के अंदर ही दे दोगे वो करंट नेचर का है, जिसको यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया कि वो करंट है। और जो 500 के अलावा जो बच गया यहाँ पर 2800, ये क्लोजिंग का नॉन करंट है। एंड यहाँ पर ओपनिंग का सिमिलरली वैसे 500 माइनस करके ओपनिंग का दिखाया है। एंड बाकी जो है यहाँ पर आपका हो गया करंट नेचर का। और ट्रेड पेबल में दोनों अक्रूड एक्सपेंस के साथ जोड़ करके दिखाया है क्लोजिंग का, और ये ओपनिंग का दिखाया है। अब इसके बाद जब आप सोल्यूशन करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। पीपी का बैलेंस मैंने नीचे बता ही दिया था आपको, इन्वेंट्री का भी बता दिया था, फिर मैंने आपको ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल का बता दिया, कैश का भी बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं। शेयर कैपिटल मैंने आपको बोला ही था कि इसमें कुछ नहीं है, इसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट लिखना है। अदर इक्विटी मैंने निकालना आपको बताया था। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दोबारा नीचे दिया हुआ था, वो आपको अलग से लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कैलकुलेशन मैंने बताया ही था। अब देखो कौन सा क्वेश्चन में एक बार ही दिया है जिसको कॉपी पेस्ट करना है, जिसके बारे में दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेशन वाला बोला था वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, वो इधर आएगा। और जो उसके बाद ट्रेड, आप यहाँ पर देखो कि ट्रेड एंड अदर पेबल, ट्रेड पेबल का हिसाब किताब आप लोग निकाल चुके हो पहले ही। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी 500 जो एक साल के अंदर ही चुकाना पड़ेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों को ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है। इंटरेस्ट जो उसका है वो भी लॉन्ग टर्म डेप्ट का करंट में आ जाएगा। उसके बाद डिविडेंड पेबल भी करंट में आ जाएगा। वारंटी प्रोविजन ये भी एक करंट नेचर का है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये भी करंट नेचर का है। ये डालने के बाद आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। यही था हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, वो यही था। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे क्या है क्या नहीं है। अब आपको एक बार 68 नंबर पेज में आ जाना है, जहां पर टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आप यही देखोगे कि ट्रेड पेबल, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री भले ही 12 महीने से ज्यादा का है, फिर भी उसको करंट ही मानना है। ये है उसका आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14 का है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो हम लोग किए हुए हैं उसका कॉपी पेस्ट है, जिसका ये वाला आंसर जो है वो करंट होगा और ये वाला आंसर नॉन करंट होगा। ये कॉपी पेस्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 14 का। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझो। बोल रहा है कंपनी ए हैज टेकन अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम कंपनी बी। कंपनी ए ने कंपनी बी से लॉन्ग टर्म लोन लिया इन मंथ ऑफ दिसंबर 2021 में। देयर वाज अ ब्रीच ऑफ मटेरियल प्रोविजन ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, इन लोगों का मटेरियल प्रोविजन, जो इन लोगों का था मतलब लोन का अग्रीमेंट, उसमें बहुत बड़ा ब्रीच किया इन्होंने, लोन कोविनेंट किया, लोन कोविनेंट का ब्रीच किया। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लोन बिकम पेबल ऑन डिमांड। जिस वजह से क्या हुआ, अगर इन्होंने लोन के एग्रीमेंट की किसी कंडीशन का पालन नहीं किया, जिस वजह से क्या हुआ कि लोन पेबल ऑन डिमांड हो गया। ओके, और ऐसा हुआ 31 मार्च 22 को। लेकिन जब वो ब्रीच किया था वो किया था दिसंबर 2021 को। आगे बोल रहा है कि लोन पेबल ऑन डिमांड हो गया मार्च 2022 को। ओके, यानी उसके 3 महीना बाद। इन द मंथ ऑफ मे द कंपनी स्टार्टेड नेगोशिएटेड विद कंपनी बी। अब कंपनी ए जो है ना वो स्टार्ट किया नेगोशिएशन, मतलब कंपनी बी को मनाने का कोशिश किया कि नॉट टू डिमांड पेमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। वो बोल रहा है कि तुम्हारे कंडीशन को हम नहीं माने तो नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम मुझे ऑन डिमांड पैसा अभी जस्ट मत ले लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर अप्रूव्ड फॉर द इशू इन द मंथ ऑफ जून 2022। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल जून 2022 में हुआ। ओके, इन मंथ ऑफ जुलाई 2022 बोथ द कंपनीज अग्रीड दैट पेमेंट विल नॉट बी ऑन डिमांड। और कंपनी बी मान भी गया कि वो ऑन डिमांड में पैसा नहीं लेगा। इमीडिएटली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ मटेरियल प्रोविजन, जैसे ही उन्होंने मटेरियल प्रोविजन का ब्रीच किया उसके बाद जून में जो है ना ये लोग मान गए कि चलो अभी हम लोग वो नहीं करेंगे, क्या नाम है, हम लोग अभी जो है ऑन डिमांड पे पैसा नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भले, देखो मेरा बात सुनो,
यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन का हम आपको प्रोविजन बताते हैं। क्वेश्चन का हम आपको हिंदी एक बार फिर से बताते हैं। कंपनी ए ने कंपनी बी से लॉन्ग टर्म लोन लिया। दिसंबर 2021 के महीने में ब्रीच हुआ मटेरियल प्रोविजन ऑफ द अरेंजमेंट में, जिसकी वजह से लोन जो है वो पेबल ऑन डिमांड हो गया। 31 मार्च 2012 को पेबल ऑन डिमांड हो गया। मई 2012 मई 2022 को कंपनी ने कंपनी ए ने कंपनी बी को बोला कि भाई सुनो, तुम जो है पेबल ऑन डिमांड मत करो। फिर जून 2022 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गया। जुलाई 2022 में दोनों कंपनी अग्री किया कि पेबल ऑन डिमांड नहीं करेंगे। तो देखो, अगर कंपनी ये अग्री कर जाता है, ठीक है, यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि ब्रीच ऑफ लोन कोविनेंट, ठीक है, यहाँ ब्रीच ऑफ मटेरियल प्रोविजन हुआ है, ठीक है। एंड अगर ये लोग अग्री कर जाता है कि चलो ठीक है, हम जो है वो तुम्हारा जो ये है मतलब ब्रीच है, उसको तुम उस वजह से तुम्हारा पेबल ऑन डिमांड नहीं करते हैं। तो अगर वो पेबल ऑन डिमांड कर देता, मेरा बात सुनो अच्छे से, अगर वो पेबल ऑन डिमांड कर देता, मतलब कंपनी ए ने कंपनी बी से लोन लिया और कंपनी ए ने कोई लोन प्रोविजन, कहने का मतलब है मटेरियल प्रोविजन में वो ब्रीच किया, ठीक है, जिस वजह से कंपनी बी अगर पेबल ऑन डिमांड कर देता और वो बोलता पेबल ऑन डिमांड ही है मगर अभी पैसा नहीं चाहिए, अगर वो ये बोलता तब तो नॉन करेंट आंसर हो जाता। मगर कंपनी बी है वो पेबल ऑन डिमांड ही हटा दिया, बोला नहीं ठीक है, नहीं देना है। मेरे बात को सुनना, एक इलस्ट्रेशन हम लोग इससे पहले किए थे, जिसमें सामने वाला कंपनी ब्रीच होने के बाद जो लोन दे रहा है, वो लोन कोविनेंट के ब्रीच होने के बाद वो बोला पेबल ऑन डिमांड ही रहेगा मगर अभी मत दो। मगर यहाँ पर कंपनी बी जो है वो पेबल ऑन डिमांड हटा दिया, बोला ठीक है, पेबल ऑन डिमांड हटाते ही वो करंट आंसर हो जाएगा, वो नॉन करंट नहीं होगा, इसका आंसर करंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि इंटिटी ए जो है वो आपको बहुत सारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ, आप मुझे बताइए अदर जो आपका ओसीआई है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था थोड़ी देर पहले, वहां पर जाकर के कि आपको आपको वहां पे आइडेंटिफाई कर लेना है नाम से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एंटिटी ए हैज अंडरटेकन वेरियस ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2021। आइडेंटिफाई एंड प्रेजेंट द ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AS1। बोल रहा AS1 के हिसाब से आप मुझे बताओ कि इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ दिखाओगे। तो आप बोलोगे, अच्छे से सुना मेरा बात, मैंने आपको रीमेजरमेंट बोला था तो ये ओसीआई में जाएगा, लेकिन करंट सर्विस कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सर्विस कॉस्ट आप पीएल में दिखा सकते हो, मगर रीमेजरमेंट आप पीएल में नहीं दिखाओगे, आप ओसीआई में दिखाओगे। रीवैल्यूएशन आपको ओसीआई में दिखाना पड़ेगा, मैंने आपको बोला हुआ था। उसके बाद देखो आप क्या देखे थे, करंट मतलब गेन या लॉसेस जो आपका अराइजिंग मतलब अराइज हो रहा है। देखो आप वहां पर पढ़े थे गेन और लॉस जो ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो जाएगा ओसीआई में, लेकिन ट्रांसलेटिंग द मॉनेटरी एसेट्स है, तो मॉनेटरी एसेट्स के ट्रांसलेट करने में जो होगा वो पीएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये आपका ओसीआई में नहीं जाएगा। अगर ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता तब ये ओसीआई में जाता। गेन और लॉस फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके जस्ट बाद बोला, ये ओसीआई में जाएगा, यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। उसके बाद देखो आगे बोल रहा है गेन और लॉस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जैसे ही बोला ये मैंने आपको बोला था ये ओसीआई में जाएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट ये भी पीएल में जाएगा, ये ओसीआई में नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ही बड़ा ही क्वेश्चन, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें यही कह रहा है कि XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर पार्ट बनाता है और मेनली ये सप्लाई करता है उसके कंपोनेंट को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। उसके बाद इसका कोई जो है इस कंपनी का कोई सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर इसका ये सब हिसाब किताब है। आपको बोल रहा है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट अप्रोचेस यू टू एडवाइस द फॉलोइंग बोल रहा है कि ऑडिटर आया और क्वालिफिकेशन रिपोर्ट देके चला गया, यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट देके चला गया ऑफ द कंपनी विथ रेफरेंस टू टू इंडियस, ठीक है। कंपनी ऑडिटर आया एंड वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देके चला गया दो ठो इंडियस में। आप बोलोगे अगर ऑडिटर आया और क्वालिफाइड रिपोर्ट देके चला गया फिर भी कंपनी कंप्लायंस स्टेटमेंट देगा कि उसने सारे इंडियस को अच्छे से फॉलो किया, उसको ऑडिटर के क्वालिफाइड रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। दे दिया तो दे दिया। आगे बोल रहा है कि क्या ये मैंडेटरी है कि वो ये वर्ड ऐड करे कि मैंने स्टैंड अलोन मतलब स्टैंड अलोन बिफोर ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर कंपोनेंट के पीछे में वो स्टैंड अलोन वर्ड लगाएगा। तो देखो हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वर्ड के पीछे स्टैंड अलोन वर्ड लगाना जरूरी नहीं है। आप उसको डिस्क्लोजर में बता देगा कि हाँ भाई मैंने सारे आइटम को स्टैंड अलोन के हिसाब से लिया है, स्टैंड अलोन प्राइस पे या स्टैंड अलोन वैल्यूएशन के हिसाब से लिया है, ना कि उसको हर आइटम के साथ बताना है, ये डिस्क्लोजर में बताना है। उसके बाद बोल रहा है कि कंपनी इंडिया में काम कर रही है, तो क्या उसको अमाउंट इन रुपीज लिखना जरूरी है। तो आप बोलोगे यस लिखना जरूरी है, भले
ही इंडिया में काम कर रहे हैं और इंडिया में बैलेंस शीट बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी का पहले 10 टू रिलेटेड पार्टी था और अभी उस कंपनी का 4 रिलेटेड पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करंट ईयर में सिर्फ 6 टू रिलेटेड पार्टी जो है, मतलब देखो, इस कंपनी का 10 टू रिलेटेड पार्टी पिछला साल था, तो पिछले साल इन्होंने 10 रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन दिखाया होगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। करंट ईयर में उसमें से 4 रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ 6 के साथ है। तो क्या करंट ईयर में वो 6 के साथ ही सिर्फ दिखाएगा और 4 को नहीं दिखाएगा? तो आप बोलोगे नहीं, उसको पूरा 10 के साथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर का करंट ईयर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये दिखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में इन 4 लोगों के साथ ट्रांजेक्शन था और करंट ईयर में उन 4 लोगों के ट्रांजेक्शन के सामने में नील लिख देना है, NIL, यानी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। इसलिए 10 को दिखाना जरूरी है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसके आंसर को, हम स्पीड में समझाने का कोशिश। तो चलो, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि अ कंपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द 3 इयर्स। एक कंपनी है जो फाइनेंशियल रिजल्ट को 3 साल के लिए वो प्रेजेंट कर रहा है। वन ऑफ द करंट ईयर एंड टू कंपैरेटिव ईयर, यानी पहला वाला जो है वो करंट ईयर के लिए है और उसके पहले का 2 साल के लिए कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है। इंटरनली फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एवरी ईयर इन इन एडिशन टू द एडिशनल पर्पस। ये एडिशनल पर्पस के लिए ये लोग मतलब हर बार 3 साल का देता है कि चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, तो चलो आगे बताते हैं। इसमें ये कह रहा है कि द अफोरसेड फाइनेंशियल रिजल्ट आर प्रेजेंटेड विदाउट फर्निशिंग द रिलेटेड नोट्स बिकॉज देर आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द इंटरनल पर्पस। बोल रहा है कि ये लोग रिलेटेड नोट्स नहीं दे रहा है, ओके। उस प्रेजेंटेशन में ड्यूरिंग द करेंट ईयर मैनेजमेंट थॉट व्हाई नॉट दे शुड प्रेजेंट थर्ड ईयर स्टेटमेंट ऑफ PL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो। देखो, एक्चुअली क्या है कि पहले वाला जो ये लोग कंपैरिजन में मतलब आपके पिछले साल के पिछले साल यानी करंट ईयर के पिछले साल का ये लोग PL भी देना चाह रहा है, ठीक है। इफ इट विल सेव टाइम एंड विल अवेलेबल इजिली वेन एवर मैनेजमेंट नीड दिस इन फ्यूचर। तो चलो, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये कह रहा है कि पिछले साल का PL भी देना चाह रहा है ताकि मैनेजमेंट को भी कभी देखना हो तो तुरंत देख लेगा। आगे नीचे आपको बोल रहा है कि कैन मैनेजमेंट प्रेजेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ PL। क्या मैनेजमेंट ऐसा दे सकता है एज एन एडिशनल कंपैरेटिव जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या मैनेजमेंट ऐसा दे सकता है? तो आप बोलोगे यस, मैनेजमेंट दे सकता है पिछले मतलब एडिशनल के तौर पे थर्ड ईयर का भी। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि इफ मैनेजमेंट प्रेजेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ PL, अगर मैनेजमेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ PL देगा। पहले क्वेश्चन में बोला था कि क्या दे सकता है कि नहीं, तो आप बोलोगे दे सकता है। और यहाँ बोल रहा है कि अगर वो थर्ड ईयर का PL देगा, मतलब कंपैरेटिव के तौर पे, तो इज इट नेसेसरी दैट स्टेटमेंट शुड बी कंप्लाइंट ऑफ इंडियस? क्या वो भी इंडियस का कंप्लाइंस में होना चाहिए? आप बोलोगे यस, इंडियस का कंप्लाइंस पिछले साल अप्लीकेबल था इंडियस इस कंपनी पर, तभी जाकर के वो थर्ड ईयर का दे सकता है। यानी पिछले साल का वो तभी दे सकता है जब उस साल भी इंडिया सप्लाइड था। एंड तीसरे में बोल रहा है कि can management present third statement of PL only as additional comparative in the general purpose financial statement without furnishing other component मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये सब कुछ ना दे करके सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ PL दे सकता है? तो आप बोलोगे हाँ, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ PL दे सकता है, यानी पिछले साल का पिछले साल कोई भी एक जो आपके मर्जी में हो, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। कुछ उसमें ये नहीं है कि आपको बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब देना ही पड़ेगा। आपको जितना ही देना है आप उतना दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलो, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि मैनेजमेंट ने 10 लाख का रेवेन्यू पिछले साल यानी 2021-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने टाइम में मैनेजमेंट 10 लाख का रेवेन्यू एक्सेस दिखा दिया, जबकि 2021-22 में 80 करोड़ का रेवेन्यू था और मैनेजमेंट ने 10 करोड़ ज्यादा दिखा दिया। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम में इट डिस्कवर्ड दैट एक्सेस रेवेन्यू वाज बुक्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। अब ये मैनेजमेंट को ये पता चला कि भैया उसने एक्सेस रेवेन्यू यानी 10 करोड़ से वो एक्स्ट्रा दिखा चुका है, 10 करोड़ से एक्स्ट्रा दिखा चुका है। तो मैनेजमेंट क्या चाहता है कि इट वांट टू करेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अभी उसको करेक्ट करना चाह रहा है। हाउएवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट श्योर वेदर इट नीड टू प्रेजेंट द थर्ड बैलेंस शीट एज एडिशनल कंपैरेटिव। लेकिन मैं देखो, ये गलती हुआ है जस्ट प्रीवियस ईयर में, लेकिन मैनेजमेंट को ये पता नहीं है कि उसके भी पहले साल का बैलेंस शीट देना जरूरी है क्या। तो यहाँ पर आपको बोला क्या उसके पहले एक साल का भी बैलेंस शीट देना जरूरी है, यानी प्रीवियस ईयर के भी पहले साल का? आप बोलोगे नहीं, देना जरूरी नहीं है, क्योंकि गलती हुआ है प्रीवियस ईयर में तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही देना जरूरी है, उसके भी पहले साल का देना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर रोमन 2 में बोल रहा है कि मैनेजमेंट ये चाहता है कि
बोल रहा है कंपनी वांट टू करेक्ट द एरर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कंपनी चाहता है कि गलती तो प्रीवियस ईयर में हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर में कुछ करे ही ना, और करंट ईयर में ही उसका इम्पैक्ट दिखा दे। तो ऐसा कर सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं, नहीं कर सकता है। गलती जिस साल हुआ है उस साल ठीक करेगा, और करंट ईयर में मिस्टेक नहीं हुआ है तो करंट ईयर में कुछ नहीं करना है। उसको प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट को ही रीस्टेट करना पड़ेगा, फिर से उसको ठीक करना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा। अब चलो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि XYZ लिमिटेड जो है वो एक कंपनी है, और ये कंपनी इज इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टंकी प्रोजेक्ट एंड हैड असेस्ड इट्स ऑपरेटिंग साइकिल टू बी 18 मंथ। इसका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 18 महीने का है। कंपनी हैज सर्टेन ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, कंपनीज हैज ट्रेड सर्टेन ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल विच आर रिसीवेबल एंड पेबल्स विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। ये एक्सपेक्ट करके रखा है कि इसका रिसीवेबल और पेबल जो है वो 12 मंथ के अंदर ही मतलब रियलाइज हो जाएगा या सेटल हो जाएगा। ओके, विच आर रिसीवेबल एंड पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, मतलब रिपोर्टिंग डेट के बाद। उसके बाद इन एडिशन टू द अबव देयर आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये सोच के रखा है कि रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर ही उसको सेटल करेंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ, नीचे इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल जो है ये कह रहा है कि हम 15 महीने के बाद पैसा देंगे, मतलब ट्रेड रिसीवेबल विच आर ड्यू आफ्टर 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डेट के 15 महीने बाद ये ड्यू होगा ट्रेड रिसीवेबल इनका। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि पेमेंट विल बी रिसीवेबल विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है, तो इनको 15 महीने तक पैसा मिल जाएगा। तो चलो 18 महीने के अंदर ही मिल जाएगा, 15 महीना 18 के कम होता है। उसके बाद इनका ट्रेड पेबल जो है, ट्रेड पेबल को इनको 14 महीने में पैसा देना पड़ता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो ट्रेड पेबल फॉल विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि ये भी 14 महीना भी 18 महीने से कम ही है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है। दो द कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट दैट इट विल एबल टू पे दीज पेबल, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि फिर भी वो पैसा नहीं दे पाएगा, भले ही 18 महीने के पहले है। क्योंकि जब तक डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, जब तक डेटर से पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल को कैसे दे पाएगा, ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके लिए, जिस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 100 करोड़ है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और आप वो काम करना शुरू कर देते हो तो आप कर पाओगे भी कि नहीं, वो आपका एबिलिटी जानने के लिए आप जिसका काम कर रहे हो उसके पास आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर 5% ऑफ 100 करोड़, 5 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है। जब वो काम ये करके दिखा देगा तब उसको पूरा 100 करोड़ पैसा भी मिलेगा, 100 करोड़ का पैसा मिलेगा, जो कि वो 18 मंथ में कंप्लीट करके दे देगा। एंड जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके 6 महीने बाद उसको उसका सिक्योरिटी वाला पैसा मिल जाएगा। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, तो आप 18 महीने में करके दोगे, तो आपको स्टार्टिंग में 5 करोड़ वो लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ले लेगा, भले ही आप उसका काम कर रहे हो। जब आप काम कर दोगे तो आपको 100 करोड़ दे देगा, एंड काम कंप्लीट होने के 6 महीने बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देगा। क्या पता आप कहीं पे कोई डिफेक्ट छोड़ दिए होगे कोई पार्ट में, और तो वो पैसा अपना काट लेगा, समझ गए। और क्योंकि वो थोड़े दिन यूज कर लेगा, उसके बाद देखेगा कि नहीं सामान आप सही बनाए हो, तब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिटर्न करेगा। उसके बाद बोल रहा है कि अब उस काम को करने के लिए आपने भी किसी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट यानी उस थर्ड पार्टी से आप सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 करोड़ का लिए, लेकिन उसको आपको कभी भी रिटर्न करना पड़ सकता है अगर उसने बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो मतलब 18 महीने के पहले ही अगर वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो आपको कभी भी पैसा उसको रिटर्न करना पड़ सकता है। तो आपको बोल रहा है कि तुम मुझे बताओ कि क्या जो ट्रेड रिसीवेबल है 15 महीने का, ये तो 12 महीने से ज्यादा है, तो इसको करंट बोलना सही है? तो आप बोलोगे यस, ट्रेड रिसीवेबल भले ही मतलब भले ही 12 महीने से ज्यादा है फिर भी उसको करंट बोल सकते हैं। फिर बोल रहा है कि ट्रेड जो पेबल है, क्या उसको नॉन करंट बोल दें क्योंकि वो 14 महीना है, 12 महीने से ज्यादा है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा होने पर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस टू सप्लायर, ये सब को करंट ही मानते हैं भले ही वो 12 महीने से ज्यादा है। उसके बाद बोल रहा है कि कैन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5 करोड़ को आप करंट मान सकते हो? आप बोलोगे नहीं, करंट कैसे मान सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट को, क्योंकि जब मेरा काम कंप्लीट हो जा रहा है उससे पहले ही अगर वो मेरे को दे देता पैसा, मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट, या उस टाइम तक दे देता, तो उसको हम करंट बोलते हैं। क्योंकि हम उसका काम कर रहे हैं, वो मेरे लिए एक टाइप का डेटर है, वो अपने पैसे के साथ मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे देगा। लेकिन यहाँ पर जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो उसके बाद मेरे को मिलेगा, तो ये नॉन करंट नेचर का है। और उसके बाद बोल रहा है कि जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 करोड़ मिला है उसको आप नॉन करंट बोल सकते हो क्या? तो आप बोलोगे नहीं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा और वो कैंसिल कर देगा, तो उसको उसी टाइम पैसा रिटर्न करना पड़ जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो ये करंट नेचर का है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो करते हैं।
अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो बताते हैं। इसमें बोल रहा है कि क्या सेट ऑफ कर सकते हैं ए, बी और सी को। तो ए नंबर में बोल रहा है कि एक्सपेंस इनकर्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द सब्सिडरी कंपनी विच इज रीएम्बर्स्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी। तो देखो इसको सेट ऑफ कर सकते हैं वेदर is the separated books of account of holding company and the expenditure and related reimbursement of expense can be offset। आप बोलोगे यस हो सकता है, क्योंकि भले ही देखो, भले ही रीएम्बर्समेंट जो है वो होल्डिंग करे या सब्सिडरी करे, लेकिन लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी है तो दोनों एक ही। तो उस केस में ये लोग रीएम्बर्स कर सकता है, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों अगर एक ही है तो रिलेटेड एक्सपेंस के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को लॉस लॉस ऑन सेल ऑफ अनदर एसेट्स के साथ सेटअप कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते। अगर वो सेम एसेट्स रहता तब कर देते, लेकिन ये तो अनदर एसेट्स बोल दिया ना, तब नहीं कर सकते क्योंकि सब्सटेंस अलग हो रहा है, तो सेटअप नहीं होगा। एंड सबसे लास्ट बोल रहा है व्हेन सर्विस आर रेंडर्ड इन अ ट्रांजैक्शन विद एन एंटिटी एंड सर्विस आर रिसीव्ड फ्रॉम द सेम एंटिटी इन टू डिफरेंट अरेंजमेंट। बोल रहा है कि आप जो है वो एक 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 एंटिटी को आप सर्विस दे रहे हो और उसी एंटिटी से जो है ना आप सर्विस ले भी रहे हो, लेकिन दो अरेंजमेंट दोनों अलग अलग है। कैन रिसीवेबल एंड पेबल भी ऑफसेट, क्या उसी कंपनी से आपको पैसा लेना भी है और उसी कंपनी को पैसा देना भी है, क्योंकि आप उसको सर्विस दे रहे हो जिस वजह से पैसा चाहिए और उससे सर्विस ले रहे हो जिस वजह से आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या इसको आपस में सेटअप कर सकते हो? तो देखो, बोल रहा है कि ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल को सेपरेटली शो करना पड़ेगा, उसको सेटअप नहीं कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल को सेपरेटली शो करना पड़ेगा, उसको सेटअप नहीं कर सकते हैं। मगर उसको सेटअप तब कर सकते हैं आप इसके आंसर को पढ़ना जब आईसीएस स्टडी मटेरियल का सबसे लास्ट में आपको इसका आंसर दिखेगा। आप इसके आंसर को जब पढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पर वही वो लोग लिखा है कि आप उसको सेटअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सेटअप तब कर सकते हैं जब आपके पास जो है वो इंटेंशन रहना चाहिए सेटअप करने का और लीगल राइट रहना चाहिए। आप उसको सेटअप तभी कर सकते हैं जब आपके पास लीगल राइट रहना चाहिए और आपके पास इंटेंशन रहना चाहिए सेटअप करने का। अगर ये दोनों है तो आप जो है वो सेटअप कर सकते हैं ट्रेड रिसीवल और ट्रेड पेबल को। इसी के साथ आपका जो सारा ये था, मतलब देखो इसके ऊपर का मैंने जितना भी क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया वो नीचे मैंने आंसर नहीं दिखाया क्योंकि मैंने सम्स के साथ ही करवा दिया। आप आंसर पढ़ोगे तो जो मैंने समझाया था वही आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो हम लोग जो है वो ये वाला इंडिया भी खत्म हो गया। आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। एंड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन के लिए, जिसमें गारंटीड फॉर मैचिंग रहता है। अगर आपको वो चाहिए तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। एंड इसके बाद दूसरा वाला इंडिया जो है चैप्टर नंबर 4 का, उसका भी वीडियो आएगा। आपको अगर जरूरत हो तो आप वो भी देख सकते हो एंड पूरा रिवाइज कर सकते हो आईसीएस स्टडी मटेरियल के सारे सम्स को। चलो ऑल द बेस्ट।